All right, let's begin with the class. Objective of today's class is to cover quadratic inequality and disguised quadratic equation, the last two aspects of quadratic that are left. After which, inshallah, quadratics is going to be winded up and the explanation will wind up. And inshallah, you will be given the task of solving past paper questions. Past papers, जितनी knowledge आपने सीख की है, उसकी basis पर you are going to revise all the notes and then you are going to attempt the past paper questions. And उसके बाद जो मसले मसाइल होंगे, हम अगली कुछ क्लासेस में उसके पास पेपर्स के मसले मसाइल को देखेंगे इंशाल्लाह. So let's start from here only. Quadratic inequality, सबसे पहला एस्पेक्ट हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन की बात हुई थी. एक्सप्रेशन को हमने कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में करना सीखा था. फिर हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और कंपेयरिंग कोएफिशिएंट थ्रू कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में लाना भी सीखा था. उसको इंटरप्रेट करना भी सीखा था. स्केचिंग भी सीखी थी. फिर लास्ट क्लास में हमारा पूरा फोकस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे था. आज का फोकस है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. लीनियर इनइक्वालिटी इज समथिंग दैट वी हैव बीन looking at in O levels as well. और linear inequality is involved. linear inequalities को इन्वॉल्व करते हुए कुछ सवाल ऐसे थे जो मैंने लास्ट टाइम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कवर अप करवा रहा था तो उसमें भी इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो रही थी. जैसे बेसिक इनइक्वालिटी यहाँ भी इन्वॉल्व हुई थी, यहाँ भी इन्वॉल्वमेंट हुई थी. तो ये लीनियर इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हुई थी, क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व नहीं होती. तो अगर जब आपका, अच्छा मैं ये भी बता दूँ, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप सॉल्विंग कर रहे होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट वाला केस लगता है b² - 4ac, तो जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ चूज किए हुए थे उसके अंदर तो जो इनइक्वालिटी फॉर्म हो रही थी वो लीनियर इनइक्वालिटी थी. एग्जांपल नंबर 1 में भी और एग्जांपल नंबर 2 में भी. बट होता ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अक्सर व्हेन वी आर अप्लाइंग b² - 4ac, तो व्हाट हैपेंस इज डिस्क्रिमिनेंट लगने के बाद जो इनइक्वालिटी सामने आती है वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होती है. अक्सर ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता लेकिन अक्सर ऐसा होता है. तो ये हो सकता, मतलब अब ये नहीं होता कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अलग सवाल आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अलग आ रहा है. दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड एस्पेक्ट्स. लेकिन मैं आपको ब्रेक करके अलग अलग करा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. आपको एक साथ जो है वो जब एक सवाल के अंदर जब चीजें आए तो यू शुड कनेक्ट कि भाई हमने ये चीज पढ़ी थी, ये अलग पढ़ी थी, ये अलग पढ़ी थी. वो जब सवाल पास के करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह तो आपको ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा उसका इंशाल्लाह. तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो है उसका अगर हम उसको थोड़ा सा उसका जायजा लें तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या है. तो सबसे पहले तो ये समझ लें इनइक्वालिटी के 4 साइंस हो सकते हैं. ग्रेटर देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकता है, लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल्स टू हो सकता है. अच्छा, जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आप डील करने जा रहे हैं हो सकता है कि वो फैक्टराइज फॉर्म में हो, जैसे उसके फैक्टर्स बने हुए हों. और अगर वो फैक्टराइज नहीं है, इस फॉर्म में है, तो फिर किस तरह से सॉल्व करना है. तो हम वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं. तो पहले स्टार्ट लेता हूँ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. क्योंकि वर्ड क्वाड्रेटिक यूज हो रहा है तो यू नो द डिग्री इज 2. तो 2 डिग्री है ax² + bx + c, and it can be greater than 0, it can be greater than equals to 0, it can be less than 0, it can be less than equals to 0. ये 4 चीजें हो सकती हैं. अब वन बाय वन मैं इंशाल्लाह शुरू करता हूँ कि क्या स्टेप्स हैं जब आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना चाहेंगे तो स्टेप्स क्या हैं. ये थोड़ा सा जो है ना बच्चे इसमें इस एस्पेक्ट में बहुत ही आसान है, हालांकि हद से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे इट बिकम्स वेरी वेरी पीस ऑफ केक फॉर यू. बट इसमें एक यूजुअली ब्लंडर जो बच्चे मारते हैं वो भी मैं आपके सामने केटर करूंगा इंशाल्लाह. क्योंकि व्हेन द स्टूडेंट्स आर डूइंग अ क्वेश्चन इन द फ्लो ना, तो वो एक चीज को मिस कर देते हैं और वो गलती कर देते हैं, कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर का शिकार हो जाते हैं. तो मैं इससे बचाऊंगा इंशाल्लाह आपको. सबसे पहले एक नोट है, if the coefficient of x² is negative, make it positive by multiplying the entire inequality by the negative sign and reverse the inequality sign. सबसे पहली नसीहत जो कि फर्ज नहीं है लेकिन रिकमेंडेड है, जो तरीकेकार मैं आगे बताने जाऊंगा उस तरीके के लिए ये मैंडेटरी. वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये किए बगैर भी काम हो सकता है. लेकिन जो मेथोडोलॉजी मैं सिखाऊंगा और कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए ये नोट आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और मेरे वाली मेथोडोलॉजी को फॉलो करने के लिए ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. वैसे ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके बगैर हो सकता है, लेकिन मैं जो सिखाने वाला हूँ उसको फॉलो करने के लिए ये मैंडेटरी है. ये मैंने 2 दफा रिपीट कर दिया. ऐसा हो सकता है कोई दोस्त आपके पास आपका आए और बोले अच्छा ये भाई इस तरीके से भी हो सकता है. अच्छा भाई हमारे सर ने तो कहा तो हमेशा यही करना पड़ेगा. तो हमारे सर ने एक तरीका बताया था, लेकिन हमारे सर को और तरीके भी पता है, लेकिन हमारे सर ये चाहते हैं कि हम कंफ्यूज ना हो. हमारे सर ये चाहते हैं कि हम कंसिस्टेंसी को फॉलो करें ताकि हम हर सवाल बहुत आसानी से कर सकें बगैर कंफ्यूज हुए. तो ये सबसे पहली नसीहत क्या है, whenever you are trying to solve a quadratic inequality and if the coefficient of x², that is the value of a, is negative, जैसे -x² + 5x + 6 है, -2x² + something है. अगर x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, the first step, make the coefficient of x² positive. Sir, how can we do that?
by multiplying the entire inequality by the negative sign. This is what is written, by multiplying the entire inequality by the negative sign. बट सर ये हमने सीखा है कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होता है। ये आपने उस दिन भी बताया था पिछली क्लास में, और ओ लेवल्स में आईजीसीएस में भी सीखा था। जी बिल्कुल सही सीखा था आपने। जब भी पूरी इनइक्वालिटी माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर लेस देन था तो ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन था तो लेस देन बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू था तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू था तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स हो जाएगी। तो पहला स्टेप, हमेशा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले ये इंश्योर करना है कि whether the coefficient of x square is positive or not. If it is not positive, then make it positive by multiplying the entire inequality by negative sign and reverse the inequality sign during this process. ये पहला स्टेप हो गया। अच्छा सर, इनइक्वालिटी जो है वो फाइनलाइज हो गई, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, अब क्या करें? अब स्टेप्स आपके सामने आ रहे हैं। फर्स्ट फाइंड द रूट्स slash critical values of the equation ax square plus bx plus c equals to 0 by any one of the three methods: factorization, completing the square, quadratic formula. ये जो है, जो छुप रहा है, ये quadratic formula लिखा हुआ है ब्रैकेट के साथ। अच्छा, अब क्या है, quadratic inequality को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश ना करें। स्टेप क्या है? फर्स्ट फाइंड द रूट्स। अच्छा, एग्जामिनर की अप्रोच है, रूट्स को वो क्रिटिकल वैल्यूज भी कह रहा होता है। मार्किंग स्कीम में अक्सर आप देखेंगे कि क्रिटिकल वैल्यूज तक जिस बच्चे ने निकाल लिया, उसने अगर इनइक्वालिटी का फाइनल आंसर नहीं भी दिया तो उसको सारे नंबर मिल जाते हैं, सारे मार्क्स मिल जाते हैं एक्सेप्ट 1। एक मार्क उसको नहीं मिलता मार्किंग स्कीम के मुताबिक, बाकी मार्क्स उसको मिल जाते हैं। तो रूट्स या क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के 3 मेथड्स हैं। तो पता चला कि इनइक्वालिटी को रिवर्स तो कर लिया, लेकिन जब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था तो अब इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करके पहले रूट्स निकालने। देखें, जो भी साइन था, ग्रेटर देन था, लेस देन था, ग्रेटर देन इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू था, हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मान लिया उसको। हमने उस इनइक्वालिटी को टेम्पररी इनइक्वालिटी के साइन को हटा के इक्वल टू 0 माना, और उसको हमने सॉल्व करके रूट्स निकाल लिए। फैक्टराइजेशन से भी रूट्स निकल सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी निकल सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी निकल सकते हैं। आपके रूट्स निकल जाएंगे। जब आपके रूट्स निकल गए, जब आपके रूट्स निकल गए तो उस रूट्स की बेसिस पर आप एक रफ स्केच बनाएंगे। उन रूट्स को इस्तेमाल करते हुए, उन रूट्स को इस्तेमाल करते हुए आप एक रफ स्केच बनाएंगे। सर, स्केच तो आपने सिखाया था कि हैप्पी फेस कर्व भी हो सकता है, सैड फेस कर्व भी हो सकता है, अबव द एक्स एक्सिस भी हो सकता है, अबव द एक्स एक्सिस भी, बिलो द एक्स एक्सिस भी हो सकता है, अबव द एक्स एक्सिस भी हो सकता है, मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मामला होगा सर? यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर क्या मामला होगा? तो यहाँ पर हमेशा ये मामला होगा कि हमेशा हैप्पी फेस कर्व बनेगा, हमेशा हैप्पी फेस कर्व बनेगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना दिया था। मैंने कहा था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बना देना। तो जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बन गया तो एक हैप्पी फेस्ड कर्व बनेगा। सर, क्या कर्व बनाने के मार्क्स हैं? अगर मैं कर्व ना बनाऊं या मैं कर्व स्केच ना करूं तो क्या मार्क्स कटेंगे? नहीं बेटा, मार्क्स कटेंगे नहीं। यहाँ स्केच की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्केच की बेसिस पर कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, और स्केच से मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा भी, उससे आपको समझ आएगा कि आपको क्या आंसर देना है। इस स्केच, ये एक्यूरेट स्केच नहीं होता, इस स्केच के कोई मार्क्स नहीं है, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। ये बिल्कुल रफ हो सकता है, इसको कोई एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, ना इसके लिए स्केल उठाने की जरूरत है, रूलर उठाने की जरूरत है। आप सीधा सीधा एक रफ सा स्केच बनाएंगे, और उसका तरीका ये होगा कि जो रूट्स या क्रिटिकल वैल्यूज आपकी आई हुई होंगी उससे आप कर्व को गुजार देंगे, बस दैट्स इट। जैसे लेट सपोज एक जो है वो आपने एक्सिस बनाई, आपका रूट 2 था और 5 था, आपने 2 लिखा, 5 लिखा और आपने कर्व बना दी। कभी आपका रूट जो है वो -3 और 5 था, तो आपने एक लाइन बनाई, -3 लिखा, लेट सपोज 8 था, 8 लिखा और आपने स्केच कर दिया। अब -3 8 में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, रूलर से मेजर करूं? नथिंग, यू ओनली हैव टू ड्रॉ अ रफ स्केच, दैट्स इट। इस स्केच की कोई मार्क्स नहीं है। अगर आपको मेरे समझाने के बाद कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है और आप हमेशा खाली मेंटली सोचकर भी आंसर दे सकते हैं, तो दैट आंसर वुड बी एक्सेप्टेड, यू विल बी अवॉर्डेड मार्क्स फॉर दैट, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, लेटेस्ट क्लासविज कैलकुलेटर जो है, लेटेस्ट क्लासविज कैलकुलेटर, उसके अंदर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व भी हो जाती है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का भी उसमें ऑप्शन है, और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जब आप उसमें डालेंगे
तो आपके पास सही सही आंसर्स आ जाएंगे। बट अगर कोई बच्चा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का डायरेक्ट आंसर एग्जामिनेशन में दे देता है तो मार्क्स कट जाएंगे। तो रिकमेंडेड ये है कि आप पूरा प्रोसेस जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जस्ट फॉलो दैट प्रोसेस, implement that process and get an answer through that. And just for rechecking, you can use your ClassWiz calculator, FX991EX plus और FX570EX plus। ये दो मॉडल्स हैं, EX होता है शायद। तो दो मॉडल्स हैं जो आप ClassWiz के लेटेस्ट चल रहे हैं। इसके बाद मेरे हिसाब से, मेरे जहन में तो नहीं है कि कोई और जो है वो आया है। ये वो कैलकुलेटर्स हैं जो अलाउड भी हैं इन कैम्ब्रिज एग्जाम्स और वेरी इफेक्टिव फॉर ए लेवल पेपर्स एज वेल। यूनिवर्सिटी तक भी यूज होंगे तो नहीं है, पुराना कैलकुलेटर आउटडेटेड है तो उसको ले लें। AS A2 दोनों में बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। ClassWiz कैलकुलेटर आपके बहुत काम आएगा, तो नहीं है तो उसको ले लें एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे। कोई इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, लेकिन ये है कि अगर थोड़ा महंगा है भी तो आप उसको ले लेंगे तो आपको इससे फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। कैलकुलेटर, ClassWiz कैलकुलेटर मैं लिख देता हूँ चैट में, ClassWiz कैलकुलेटर मॉडल्स लिख देता हूँ, FX570EX प्लस है आई गेस, और FX991EX प्लस, सही है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये ClassWiz कैलकुलेटर होते हैं। तो इससे आपके काफी फंक्शनल, क्योंकि नॉर्मल इससे पुराने जो कैलकुलेटर थे उसमें क्यूबिक तक सॉल्विंग होती थी, इसमें 4 डिग्री तक सॉल्विंग हो जाती है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी ये काफी हेल्पफुल है, S1 में भी, S2 में भी, और बाकी भी इसके काफी ऐसे यूजेजेस हैं जो शायद मेरे इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन बच्चे इससे बहुत कुछ हैं लोग जो इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो यूनिवर्सिटी में भी आपको बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल हम बात क्या कर रहे थे कि भाई सबसे पहले आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना है। मैं बहुत स्लोली सुकून से पढ़ाता हूँ ताकि टेंशन ना हो, मैं रिपीट भी करता रहता हूँ, सही है। तो फर्स्ट स्टेप, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। देन सेकंड स्टेप क्या है कि यू फाइंड द रूट्स एंड क्रिटिकल वैल्यूज बाय मेक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को थोड़ी देर के लिए इक्वेशन मान लें, लिख भी दें या नहीं भी लिखते तो उसको सॉल्व कर, लिखेंगे तो सही ना, सॉल्व करने से पहले तो उसको इक्वेशन बना लें। इक्वेशन से आप 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स निकाल लें। रूट्स की बेसिस पर रफ स्केच बना लें। मैंने आपको बताया कोई मसला नहीं है, जो भी रूट्स हैं 1 और 7 रूट्स हैं तो आपने रूट्स मार्क किए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई, रूट्स मार्क किए, आपने कर्व बना लिया, बस ऐसे ही बनाना है। हमेशा हैप्पी फेस होगा, सैड फेस नहीं होगा, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना दिया, हैप्पी फेस ही बनाया, तो वो हैप्पी फेस कर्व भी बनेगा। सर क्या ये वाहिद मेथड है? मैंने आपको बताया कि भाई अगर कोई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं करता तो उसको फिर सैड फेस बनाना पड़ेगा, कभी सैड फेस बनेगा कभी हैप्पी फेस बनेगा, फिर वो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी, उसमें मसले मसाइल हो जाएंगे। इसलिए मैं उस चीज की तरफ जा ही नहीं रहा हूँ। मैंने आपको एक कंसिस्टेंट अप्रोच बतानी है, यू आर गोइंग टू फॉलो दैट, बट फॉर दैट द प्री रिक्विजिट इज you have to make the coefficient of x square positive, then you have to solve the equation, then you have to sketch. Once you have sketched, then you give the correct answer on the basis of the sketch and give an inequality sign. अब जब sketch जब आपने रूट्स निकाल लिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लिया, फिर रूट्स निकाल लिए, फिर स्केच कर लिया, अब स्केच की बेसिस पर और जो इनइक्वालिटी की साइन, गिवन इनइक्वालिटी साइन नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनइक्वालिटी साइन आई है वो, इसमें भी बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि सर लेट सपोज मेरा इक्वेशन था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 था। अब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको बना दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 लेस देन 0। तो अब क्या, जब मैं आंसर दूंगा तो मैं ग्रेटर देन 0 वाली देखूंगा या मैं लेस देन 0 वाली देखूंगा? तो भाई ग्रेटर देन 0 वाली नहीं देखेंगे, लेस देन 0 वाली देखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के बाद जो इनइक्वालिटी की साइन आई है उसको देखेंगे, और स्केच जो बनाया है उसको देखेंगे, जो इनइक्वालिटी बनाई है उसको देखें, जो स्केच बनाया है उसको इस्तेमाल करेंगे और इनइक्वालिटी का साइन देखेंगे और उसके हिसाब से आंसर दे देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है सर स्केच का इस्तेमाल कैसे करना है? स्केच आपने बोला बस रफ बना लें, बस जैसे बताया आपने वैसे बना भी लेंगे, लेकिन स्केच का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये थोड़ा सा समझा दें। तो ये मैं आपको थोड़ा सा वजाहत के साथ इंशाल्लाह बता देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। तो पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको एक एग्जांपल जो है उसमें अप्लाई भी करवा दूंगा ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए। अब सिलसिला कुछ ये है कि जब आपने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो आपने सॉल्व करके रूट्स और क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी। अब मैंने यहाँ पर जो केसेस लिखे हुए उसमें मैंने ये फैक्टराइजेशन वाली मेथड को फॉलो किया है कि भाई लेट सपोज अगर फैक्टराइजेशन हो रही थी तो आपने फैक्टराइज करके फैक्टर्स लिख दिए, और जो इनइक्वालिटी साइन जो थी माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी साइन आ रही थी वो आपने लिख दी। अब यहाँ पर समझने का मामला ये है कि जब आप स्केच करते हैं तो स्केच करने के बाद क्या करना है? तो स्केच कर जी, आप जब आपने स्केच किया, व्हेन यू हैव स्केच्ड तो यू विल आइडेंटिफाई द यू विल हैव मार्क्ड द रूट्स
तो एक रूट का नाम मैंने कहा ना, कभी 1 है, कभी 1 है और 8 है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो मैंने अभी जनरली एक रूट का नाम दे दिया है a और एक रूट का नाम दे दिया है b। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव किया, इक्वेशन सॉल्व करके रूट्स और क्रिटिकल वैल्यूज निकाल ली, स्केच कर लिया। स्केच करने के बाद अब जरा सुनिएगा, आपने जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई थी वो एक्स एक्सिस कहलाती है, सही है। ये हर बच्चा जानता है कि एक्स एक्सिस से ऊपर y की वैल्यूज पॉजिटिव होती है, +1, +2, +3 एंड गोज ऑन एंड ऑन। एक्स एक्सिस से नीचे y की वैल्यूज नेगेटिव होती है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो इसी की बेसिस पर आपने ये 3 साइंस लिखनी है। एक्स एक्सिस से ऊपर, अब देखिए कर्व जो है, अब कर्व यूं आ रहा होता है, देखिए ऊपर से आ रहा है कर्व, तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो ये रूट नंबर 1 है, इससे जो पहले का हिस्सा है, दैट लाइज अबव द एक्स एक्सिस, इट लाइज अबव द एक्स एक्सिस। तो जो स्मॉलर रूट है उससे पहले का जो रीजन है, इट लाइज अबव द एक्स एक्सिस। तो y इज पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव साइन मैंने लिखी है ना, ये y की लिखी है कि y इज पॉजिटिव। यहाँ पर y पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है कि y इज पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव है, यहाँ पर y ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, इसी तरह आप देखें, जो बड़ा वाला रूट है उसके बाद जो कर्व आपका है वो भी अबव द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो रीजन है यहाँ पर भी y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव। अच्छा, अब ये जो रीजन है, छोटे वाले रूट पे जब आप पहुंचे तो y 0 हो गया, क्योंकि रूट पे आपको पता है रूट का मतलब होता है एक्स इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट पे y 0 होता है। जब आपने इस एक्स इंटरसेप्ट से बड़ी वैल्यूज x की ली तो आपका कर्व बिलो द एक्स एक्सिस चला गया, मतलब y नेगेटिव हो गया। फिर ये अगले रूट आने तक, अगले रूट पे y फिर 0 होगा, बट इन दोनों रूट्स के दरमियान y क्या होगा, नेगेटिव। तो बिटवीन द टू रूट्स y इज लेस देन 0। तो यहां से मुझे कुछ समरी में लिख रहा हूं कि y ग्रेटर देन 0 जो है वो दो रीजन में होता है, x लेस देन स्मॉलर रूट से पहले वाले रीजन में, तो y ग्रेटर देन 0 या तो x स्मॉलर रूट से कम है तो y पॉजिटिव होगा, या फिर और x लार्जर रूट से ग्रेटर होगा तब y पॉजिटिव होगा। देखें, ये स्मॉलर रूट है a, तो अगर हमारी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0, अच्छा जल्दी मत कीजिएगा, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं और मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा आपको, इंशाल्लाह मैं आपके दिमाग में ड्रिल करके ही मैं बोलूंगा कि एक्नॉलेज करो। उससे पहले मैं एक्नॉलेजमेंट मांगता ही नहीं हूँ, ताकि मैं उसको रिपीट कर सकूं। तो मुझे रिपीट करने का मार्जिन दीजिएगा, वक्त से पहले सवाल मत पूछिएगा। अच्छा, तो मैं कह रहा हूं अगर आपकी इनइक्वालिटी, पहले तो ये समझ लें कि ये जो भी चीज होती है ये y होता है। जब आपको पता है ना कि हमारा जब एक्सप्रेशन देखा था तो हमने क्या देखा था, y इक्वल्स टू ax² + bx + c। तो अगर ये पूरी चीज मुझे दी हुई है और इसकी इनइक्वालिटी मुझे सॉल्व करने, दरअसल y की बात हो रही है, y ग्रेटर देन 0 है। तो अगर इनइक्वालिटी जो है उसमें y ग्रेटर देन 0 है, मतलब ओरिजिनल इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ऐसी सूरत में आप स्केच से देख सकते हैं कि y पॉजिटिव दो जगह पर होता है। जो स्मॉलर रूट है उससे पहले y पॉजिटिव है, देखिए स्केच ऊपर से बना हुआ आ रहा है, ऊपर से बना हुआ आ रहा है, हम छोटे वाले रूट से पीछे थे तो y की पॉजिटिविटी थी, फिर हम दोनों रूट्स के दरमियान घूम रहे थे तो y नेगेटिव था, फिर हम बड़े वाले रूट से आगे आ रहे थे तो y फिर पॉजिटिव हो गया। तो मुझे पता चला कि दो रीजन हैं पॉजिटिव वाले, जबकि नेगेटिव वाला एक रीजन है। तो जब आपकी इनइक्वालिटी ओरिजिनल इनइक्वालिटी नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनइक्वालिटी आपके सामने आई है, अगर उसमें ग्रेटर देन 0 है तो आप समझ जाएंगे कि आपको एक्स की वो वाली वैल्यूज बतानी है जिसमें y पॉजिटिव है, एक्स की वो वैल्यूज बतानी है जिसमें y पॉजिटिव है। तो y पॉजिटिव जो है वो दो रीजन में होता है, छोटे वाले रूट से पहले और बड़े वाले रूट के बाद। तो मैं आंसर भी दो अलग अलग रीजन में देता हूं, x इज लेस देन स्मॉलर रूट और x इज ग्रेटर देन लार्जर रूट। एस आर मतलब स्मॉलर रूट, एल आर मतलब लार्जर रूट। जबकि अगर आपकी इनइक्वालिटी लेस देन 0 थी, y ग्रेटर देन 0 का मतलब है y इज पॉजिटिव, और y इज पॉजिटिव का मतलब होता है अबव एक्स एक्सिस।
और y लेस देन 0 का मतलब होगा y इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव, और दिस मीन्स बिलो द x एक्सिस। अच्छा, अब आप आंसर कैसे देंगे? y नेगेटिव है, अगर ओरिजिनल इनइक्वालिटी, अच्छा अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो जो गिवन इनइक्वालिटी है वही हमारी सेम ही इनइक्वालिटी रहेगी, लेकिन अगर माइनस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनइक्वालिटी आई उसकी इनइक्वालिटी साइन लेस देन 0 है, तो अब आपको एक्स की वो वाली वैल्यूज बतानी है जिसमें वाई नेगेटिव है। तो वाई नेगेटिव का सिंगल रीजन होता है, ये भी मैं वाजे तौर पर यहाँ पर लिख रहा हूँ। वाई पॉजिटिव में टू रीजन, वाई ग्रेटर देन 0 में दो रीजन में आंसर आता है, टू रीजन होते हैं तो दो आंसर्स आप देते हैं, जबकि वाई लेस देन 0 में आपका वन सिंगल रीजन होता है, वन सिंगल रीजन होता है, तो आंसर भी आपका एक होता है। वो आंसर पता है कैसे होता है? एक्स बीच में लिखेंगे, एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। अच्छा मैं पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखता हूँ, एक्स लाइज बिटवीन स्मॉलर रूट एंड लार्जर रूट, बाकी तो मैं यहाँ पर लिखा हुआ ही है। तो अगर कभी आपकी ओरिजिनल मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के बाद जो रिवाइज इनइक्वालिटी है वो उसके उसकी इनइक्वालिटी की साइन पॉजिटिव है, तो आप फौरन समझ जाएंगे, आपको फौरन घंटी बजेगी कि अच्छा वाई पॉजिटिव की बात हो रही है, इसका मतलब दो रीजन में वाई पॉजिटिव होता है। क्योंकि हमने खाली हैप्पी फेस स्केच सीखा है इस वक्त, कंसिस्टेंसी के लिए हमेशा यही फॉलो करेंगे, स्केच के कोई मार्क्स नहीं होंगे। तो जैसे लेट सपोज आपने लेट सपोज फैक्टराइज कर लिया था, इनइक्वालिटी की साइन आपको नजर आ रही है ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपने फैक्टराइज करके रूट्स निकाल लिए, इसको इक्वल टू 0 मान के आपने x माइनस ए इक्वल टू 0 से एक्स ए आ गया, x माइनस बी इक्वल टू 0 से एक्स बी आ गया। अच्छा कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं ये भी सुन लें, गलती ये होती है कि बच्चा बोलता है अच्छा x माइनस ए ग्रेटर देन, क्योंकि जब इक्वल टू 0 होता है ना तो बच्चों की आदत होती है इधर x माइनस ए इक्वल टू 0 और x माइनस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पता है क्या करते हैं? वो ये करते हैं x माइनस ए ग्रेटर देन 0 और x माइनस बी ग्रेटर देन 0, तो उनका आंसर आ जाता है x इज ग्रेटर देन ए और x इज ग्रेटर देन बी। तो x इज ग्रेटर देन बी तो चले तुक्के में सही हो जाता है, लेकिन x इज ग्रेटर देन ए गलत हो जाता है। तो दिस इज नॉट द राइट way of solving a quadratic inequality. You cannot simply factorize and after factorization you straightforward try to find the values of x. No, you cannot do like that. That is why मैंने कहा है कि भाई इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट आंसर मत दें, बल्कि आप पहले रूट्स निकाल लें। रूट्स निकाल लिए, अब आप स्केच करें, स्केच हमेशा हैप्पी फेस कर्व होगा और दोनों रूट्स को इस्तेमाल करते हुए हैप्पी फेस कर्व बन जाएगा, इसके कोई मार्क्स नहीं होंगे, ये सिर्फ आपके लिए। अब क्योंकि इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव रीजन्स की बात हो रही है, तो पॉजिटिव रीजन्स y के दो होते हैं, स्मॉलर रूट से पहले और बड़े रूट के बाद। क्योंकि यहाँ स्मॉलर रूट a है तो एक आंसर मैंने दिया x इज लेस देन a, और लार्जर रूट क्योंकि b है तो दूसरा आंसर मैंने दिया x इज ग्रेटर देन b। तो यहाँ मैंने जनरल फॉर्म में लिखा था x लेस देन स्मॉलर रूट और x ग्रेटर देन लार्जर रूट, यहाँ मैंने a और b को इन्वॉल्व करते हुए लिखा हुआ है x लेस देन a और x ग्रेटर देन b, और मैंने लिखा हुआ भी है फोकस ऑन द पॉजिटिव रीजन्स एज y इज ग्रेटर देन 0। अच्छा अब जब ग्रेटर देन 0 है तो दो रीजन्स में आंसर आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है 0 है या पॉजिटिव है, तो वही पॉजिटिव रीजन पे फोकस रहेगा, बस जो भी आंसर्स देंगे उसमें इक्वल टू की साइन का इजाफा हो जाएगा, दैट्स इट। अगर ओरिजिनल इनइक्वालिटी में इक्वल टू नहीं था तो आंसर में भी इक्वल टू नहीं था, और अगर ओरिजिनल इनइक्वालिटी में देयर वाज एन इक्वल टू साइन तो इवन इन द आंसर्स वी हैव इंक्लूडेड द इक्वल टू साइन एज यू कैन सी। तो दोनों केसेस में हमारा y पॉजिटिव है, तो दो रीजंस हैं, लेकिन पहले वाला जो केस है उसमें हमने इक्वल टू शामिल नहीं किया, दूसरे वाले में हमने इक्वल टू शामिल किया। तो पहले वाले में x लेस देन ए और x ग्रेटर देन बी, और दूसरे वाले में x लेस देन इक्वल टू ए और x ग्रेटर देन इक्वल टू बी, वही दो रीजंस में आंसर दिया जा रहा है, बस इक्वल टू के साइन को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। जो थर्ड एंड फोर्थ केस है उसमें आप देखें इनइक्वालिटी को आपने फैक्टराइज कर लिया और इनइक्वालिटी आपकी लेस देन 0 है, तो अगर इनइक्वालिटी लेस देन या लेस देन इक्वल टू 0 है तो आपने पहला स्टेप क्या करना है? रूट्स निकालने। रूट्स निकालने के बाद आपने स्केच करना है। स्केच में आपको पता है कि तीन रीजन होते हैं, वाई पॉजिटिव वाले दो रीजन है और वाई नेगेटिव वाला एक सिंगल रीजन है। जब आपको पता चल गया सिंगल रीजन है, क्योंकि लेस देन 0 है, वाई नेगेटिव की बात हो रही है, तो सिंगल रीजन जो है वो ए और बी के दरमियान होता है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ भी है, स्मॉलर रूट से लार्जर रूट के दरमियान है। यहाँ स्मॉलर रूट आपका ए है, लार्जर रूट आपका बी है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? एक्स के परस्पेक्टिव से पढ़ते हैं, x is greater than a and less than b, x is greater than a and less than b, या
conceptually x lies between a and b, exclusive means a and b are not included. लेकिन अगर यहाँ इक्वल टू की साइन होगी तो फिर यहाँ भी आंसर्स में इक्वल टू की साइन इंक्लूड होगी, तो हम कहेंगे x lies between a and b, x lies between a and b and a and b are inclusive, मतलब वो इंक्लूडेड है। सही है। और यहाँ हमारा फोकस नेगेटिव रीजन में है, नेगेटिव रीजन पे है क्योंकि y आपका लेस देन 0 है। तो नेगेटिव रीजन में, नेगेटिव रीजन की बात होगी तो आप समझ जाएंगे कि आपका, सॉरी y लेस देन 0 होगा तो आप समझ जाएंगे कि नेगेटिव रीजन की बात हो रही है और नेगेटिव रीजन में सिंगल आंसर होता है। तो ये मैंने ऊपर समरी लिख दी है कि अगर पॉजिटिव है y तो दो रीजन में आंसर होगा, स्मॉलर रूट से पहले बड़े रूट के बाद। यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ भी इक्वल टू का इजाफा हो जाएगा, ऊपर इक्वल टू नहीं है तो यहाँ भी इक्वल टू नहीं होगा। और अगर y लेस देन 0 है मतलब ओरिजिनल मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के बाद जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन 0 है, तो y नेगेटिव वाले रीजन को देखेंगे, उसमें एक सिंगल रीजन होता है और सिंगल रीजन का आंसर दिया जाता है इस तरह से कि x लाइज बिटवीन स्मॉलर रूट एंड लार्जर रूट। मुझे बताएं यहाँ तक जो मैंने आपके सामने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन रखी है इतनी दफा रिपीट करने के बाद, क्या वो क्लियर है? तो मैं इसको एग्जाम्पल पे अप्लाई करूंगा इंशाल्लाह तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको समझ आ गया, एक आइडिया मिल गया है तो एग्जाम्पल का इंतजार कर लें, उसके बाद अगर सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। लेकिन अभी इतना बता दें कि आपको समझ आ गया है, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से गुजर के कोई चीज पूछना चाहते हैं, तो मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दें सर जल्दी से, शाबाश। यस इंशाल्लाह आफ्टर द एग्जाम्पल इट विल बी मोर क्लियर डेफिनेटली इंशाल्लाह। ब्लेंडर क्या होता था ये पूछ रहे हैं ना, तो ये ब्लेंडर ये होता है कि बच्चा जो है डायरेक्टली सॉल्व कर लेता है, जो मैंने बता भी दिया, x माइनस ए ग्रेटर देन 0 और x माइनस बी ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन ए और x इज ग्रेटर देन बी, ये आंसर दे देते हैं बच्चे। दिस इज द ब्लेंडर। इस तरह से आंसर नहीं देना। और अगर लेस देन 0 होता है तो बच्चे इस तरह से आंसर दे देते हैं, x लेस देन ए और x लेस देन बी, जबकि ये आंसर देने का तरीका सही है ही नहीं। तो मैंने आपको बताया ग्रेटर देन में क्या करना है, लेस देन में क्या करना है, स्केच बना के कॉन्सेप्चुअली सोचना है, उसके बगैर आप नहीं सोच सकते। तो कुछ बच्चे बगैर कुछ सोचे समझे डायरेक्ट इस तरह से जो आंसर देते हैं वो ब्लंडर होता है। दिस इज अ ब्लंडर, राइट? दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर दैट एक्चुअली स्टूडेंट्स मेक। ओके, आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। एक्नॉलेजमेंट, ओके ग्रेट, चलें। ऑल राइट, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कह रहा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज लेस देन 0। इसको आपने सॉल्व करना है, राइट? अच्छा, अब आपने कहा कि सबसे पहले मैं ये देखूं कि सर ने कहा था क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको फौरन नजर आया कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। तो आपने कहा फर्स्ट स्टेप विल बी टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एंड फॉर दैट यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द एंटायर इनइक्वालिटी बाय द नेगेटिव साइन। तो मैंने कहा चले भाई मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वालिटी बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सारे साइंस चेंज होंगे, प्लस 6 and less than 0 will become greater than 0. So inequality multiplied by the negative sign just to make sure the coefficient of x square becomes positive, and then just because of that inequality sign got reversed. अच्छा, ये हो गया आपका पहला स्टेप। उसके बाद एक स्टेप ये है कि आपने फैक्टराइज करके या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू या कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू रूट्स निकालने। अच्छा, जब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सवाल आता है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पहले पार्ट में कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में वो करवा चुका होता है, अक्सर ऐसा होता है। तो आप उस कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए रूट्स निकाल सकते हैं, फिर आपको फैक्टराइजेशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रूट्स निकालने के लिए वर्किंग जरूर दिखाएं, क्योंकि बच्चे जो गड़बड़ होती है वो ये होती है कि व्हेन दे आर फाइंडिंग द रूट्स दे यूज देयर कैलकुलेटर। उनको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना क्या आया, वो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे रूट्स निकाल लेते हैं। लेकिन ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मैं फिर एक दफा बता रहा हूँ, डायरेक्टली रूट्स मत निकालिएगा। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर इस्तेमाल करके रूट्स निकाल लेंगे बगैर वर्किंग शो किए तो आपको मेथड का नंबर नहीं मिलेगा, मेथड के मार्क्स 0 हो जाएंगे। दो नंबर होते हैं ना अगर सॉल्विंग के, तो एक होता है मेथड का और एक होता है एक्यूरेसी का। अब कैलकुलेटर से अगर आपका आंसर सही भी आ गया ना, तो आप ये ना समझे कि आपको एक्यूरेसी का मार्क मिल जाएगा। एग्जामिनर की मार्किंग स्कीम कह रही है कि किसी ने मेथड में 0 मार्क लिया है तो एक्यूरेसी का मार्क तो मिल ही नहीं सकता।
बिकॉज एक्यूरेसी मार्क इज डिपेंडेंट अपॉन द मेथड मार्क। मार्किंग स्कीम में 3 किस्म के मार्क्स हमें ज्यादा नजर आते हैं, एक एम, एक ए और एक बी। जो बी मार्क होता है वो इंडिपेंडेंट मार्क होता है। किसी स्टेप पे अगर बी मार्क है, अच्छा वो मार्किंग स्कीम में देखेंगे तो पता चलेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं एक जनरल बता रहा हूँ। और वो गाइडलाइंस भी उसने खुद भी समझाई हुई होती है हर मार्किंग स्कीम के अंदर, शुरू के 5 पेजेस होते हैं इसी चीज के। बी इंडिपेंडेंट मार्क होता है, किसी स्टेप के आगे अगर बी लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं कि ये वो मार्क है कि अगर मैं लूज भी कर जाऊंगा तो इससे आगे पीछे के और मार्क्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। बट जहां एम की बात होती है तो ये मेथड मार्क है, और ए का मतलब होता है एक्यूरेसी मार्क। मेथड का मतलब है अगर बच्चे एग्जामिनर को पता चल रहा है कि बच्चे ने सही मेथड यूज किया है, जैसे फैक्टराइजेशन की है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया है या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फॉलो किया है, तो वो मेथड का मार्क दे देगा। अब मेथड का नंबर देने के बाद ये हो सकता है कि मेथड सही लगाने के बाद कोई कैलकुलेशन एरर हो जाए आपसे और आपका आंसर सही ना है, तो उस केस में आपको एक्यूरेसी का मार्क नहीं मिलेगा, लेकिन मेथड का मिल जाएगा कि आपकी इंटेंशन तो थी, आपने सही इंटेंशन जाहिर की थी, बस कैलकुलेशन एरर हो गया तो आपको एक्यूरेसी का मार्क नहीं मिला। लेकिन अगर आपका मेथड ही नहीं है, या तो मेथड सही नहीं है या मेथड है ही नहीं, आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लिया, तो एग्जामिनर मेथड पे तो 0 दे देगा। अब आपका आंसर बिल्कुल सही आया, तब आप ये सोच रहे हैं कि आंसर के मार्क तो मिल जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं भाई, मेथड नहीं मिला तो एक्यूरेसी का मार्क भी नहीं मिलेगा, दोनों नंबर चले जाएंगे। तो मेथड मिलने के बाद एक्यूरेसी लूज हो सकता है, लेकिन अगर मेथड नहीं मिलता तो एक्यूरेसी हर डेफिनेटली लूज होगा। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब आप मेथड सही से दिखाएं, M1 ले लें, और फिर उसके बाद आप आंसर सही देकर, अगर आपको लगता है कि आपके आंसर में कोई गलती है तो कैलोरी से रीचेक कर लें और एक्यूरेसी का मार्क भी हासिल कर लें, तो आपको दोनों नंबर मिल जाएंगे जो सॉल्विंग के रखे हुए होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 ग्रेटर देन 0 हो गया आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का लगाना है, फैक्टराइजेशन है या कंप्लीट द स्क्वायर। कंप्लीट द स्क्वायर तो बहुत लंबा है, वो कौन करेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी थोड़ा लंबा ही लगता है। सबसे पहली प्रायोरिटी हम देते ही फैक्टराइजेशन को है। तो आप देखें क्या ये फैक्टराइज हो रहा है, क्या ये फैक्टराइज हो रहा है। आपने कहा हाँ भाई फैक्टराइज हो रहा है, आपने कहा फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज कर लेते हैं, तो फैक्टराइज कर लें। ये हो जाएगा 3 2 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। एक्स आपने कॉमन लिया, एक्स प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो आपके यहाँ से एक्स प्लस 3 आपने कॉमन ले लिया और एक्स प्लस 2 बच गया ग्रेटर देन 0। अब गलती क्या होती है जो कि मैंने आपको बताई, एरर क्या है कि बच्चे ने कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर क्या किया भाई, बोला भाई कोई मसला ही नहीं है, इधर एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0 और एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये करके आंसर दे दिया एक्स इज ग्रेटर देन -3 और एक्स इज ग्रेटर देन -2। तो भाई याद रख लें, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। दिस इज अ ब्लंडर, दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर। मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, आप भी इसी तरह लिख सकते हैं कि ये काम नहीं करना, ये कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर है, तो ये आपने नहीं करना, ये गलत हरकत है। तो फिर क्या करें, तो फिर स्टेप्स ये हैं कि अगर आपने फैक्टराइजेशन कर ही लिए तो अब आप रूट्स निकाल लें। रूट्स, रूट्स क्या है भाई, तो आप देखें, एक रूट होगा x इक्वल्स टू -3, एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और एक रूट होगा x इक्वल्स टू -2। सही है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया, फैक्टराइजेशन करके रूट्स निकाल लिए, डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। फिर हमने कहा स्केच कर लेते, फिर हमने स्केच किया। स्केच करने का तरीका क्या है, बस हैप्पी फेस कर्व बनाए और एक एक्सिस बना लें, दैट्स इट। एक्स अगर जो वेरिएबल यहाँ पर इन्वॉल्व है वो एक्स है तो एक्स है, लेट्स बाजों का के भी होता है, के स्क्वायर प्लस 5k+6, बाजों का सी भी होता है, सी स्क्वायर प्लस 5c+6, अलग अलग इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो जो भी होगा वो यहाँ पर वही लिख दें। लेकिन एक्स लिखने की वजह बुनियादी ये होती है कि हम अबव द एक्स एक्सिस वाई पॉजिटिव एंड बिलो द एक्स एक्सिस वाई नेगेटिव को कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो अब कभी एक्स की जगह सी या के या कोई और भी होगा ना, तो आप ये ना समझे कि कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, तरीकेकार सोचने का वही होगा, आप उसी तरह सोचें, अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव। तो ये 3 रीजन आप लिख दिया करें, ये वाला रीजन पॉजिटिव रीजन है, ये वाला रीजन नेगेटिव रीजन है, ये वाला रीजन पॉजिटिव रीजन। अब आप देखिए इनइक्वालिटी की जो साइन है, अच्छा रूट्स क्या है, रूट्स भी लिख दें यहाँ पर। रूट्स क्या थे भाई, तो आपका एक रूट जो है छोटा रूट -3 है, बड़ा रूट -2। अच्छा ये जरूरी है पता होना कि -3 -2 से छोटा है। अगर आप गलती से कोई -2 यहाँ लिख देगा, -3 यहाँ लिख देगा कि 3 बड़ा है 2 से, तो 3 बाद में लिखेंगे,
तो फिर गलती हो जाएगी। तो याद रखें 3 2 से बड़ा है, लेकिन -3 -2 से छोटा है, तो नंबर लाइन पे पहले -3 आएगा। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना छोटा, तो -3 पहले आएगा, -2 बाद में आएगा। आपने ये कर लिया। अब आपने कहा इनइक्वालिटी क्या है। अब आपने सोचा क्या ये वाली इनइक्वालिटी देखनी है, आपने कहा नहीं, सर ने ये वाली देखने का मना किया था। सर ने कहा था माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनइक्वालिटी आएगी उसको देखना है। ये आपकी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 थी। आपने कहा अच्छा ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिविटी, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिविटी। तो आपको फॉरन पिक होना चाहिए कि मेरे पॉजिटिव रीजन 2 हैं, तो आप वहां शेड कर लें। ये रीजन आपके पॉजिटिव रीजन, ये रीजन पॉजिटिव, ये रीजन आपको चाहिए जो मैंने शेड किए ना। शेड ना भी करें, पॉजिटिव रीजन मैंने लिखा हुआ था, ये मैंने शेड इसलिए कि बताने के लिए कि ये रीजन मुझे लेने पॉजिटिव वाले, क्योंकि इनइक्वालिटी माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के बाद इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर देन 0 थी। तो मुझे पॉजिटिव रीजन देखने हैं। पॉजिटिव रीजन कौन कौन से हैं, स्मॉलर रूट से पहले और लार्जर रूट के बाद। तो मेरा आंसर क्या आएगा, क्या आंसर दूंगा मैं दूंगा x इज लेस देन -3 और x इज ग्रेटर देन -2। x -3 से छोटा, x की वैल्यूज -3 से छोटी, या x की वैल्यूज -2 से बड़ी, ये वो वैल्यूज होंगी कि जिस पे आपका जो आंसर आएगा वो आपका जो आपने आंसर देना होगा। अच्छा, इसको कोई कहता है कॉन्सेप्चुअली सर मुझे चेक भी कराएं कि ऐसा वाकई सही हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मैं आपको टेस्ट भी करवा देता हूँ। -3 से छोटी कोई वैल्यू सोचें, -3 से छोटी कोई वैल्यू सोचें, लेट सपोज -4। इस -4 को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखें, तो x की जगह -4 डालें, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, -4 को 5 की जगह 5x में डालें, तो 5 × 5 -4 -20 एंड +6। 16 -20 इज -4, -4 + 6 इज +2। -4 डालने पे आपका जो आंसर x² + 5x + 6 का आ रहा है वो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो x लेस देन -3 से वैल्यू छोटी कोई भी डाल दें ओरिजिनल इस वाली इनइक्वालिटी में, अच्छा उस ऊपर वाली में डाल दें तो भी टेस्ट हो जाएगा, लेकिन हमने जो रिवाइज वाली बनाई है उसमें डाल दें तो ये टेस्ट हो जाएगा कि -3 जब आप यहाँ डालते हैं, रिवाइज वाली में डालें बेहतर है। -3 से कोई भी छोटी, -3 नहीं, -3 से छोटी वैल्यू कोई भी आप यहाँ डालते हैं तो आपका आंसर देखें क्या वाकई ग्रेटर देन 0 आता है या नहीं आता आंसर लाने के बाद। इसी तरह -2 से बड़ा कोई आंसर देखें, -2 से बड़ी वैल्यू 0 होती है, 0 डाल के देखें, 0 + 0 + 6 आंसर क्या आ गया 6, और 6 वाकई ग्रेटर देन 0 होता है। तो पता चला -3 से छोटी वैल्यूज और -2 से बड़ी वैल्यूज ये मेरी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो कोई चेक करना चाहता है तो वो ये एंड में चेक कर सकता है। अच्छा, अब कोई कहता है सर -3 से -2 के दरमियान भी चेक करके देखते हैं, -2.5। अब -2.5 को आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए इसमें डाल के जरा देखें, मैं आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ। -2.5 का स्क्वायर +5 टाइम्स -2.5 + 6, आंसर आ रहा है -1/4 -0.25। चेक कर लें, जब x की वैल्यू -2.5 आप डाल रहे हैं यहाँ पर, तो आपका इस चीज का आंसर आ रहा है -0.25, जो कि आपका ग्रेटर देन 0 नहीं है बल्कि लेस देन 0। इसका मतलब -3 से -2 के दरमियान कोई वैल्यू लेने पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब वो मेरा आंसर नहीं बनेगा। तो या तो x लेस देन -3 है या फिर x ग्रेटर देन -2 है, यही मेरे फाइनल आंसर्स होंगे, क्योंकि मैंने चेक भी कर लिया। तो आपको क्या चेक करने की जरूरत है, नहीं है भाई, अपने इत्मीनान के लिए कभी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। पॉजिटिव रीजन है तो 2 आंसर्स होंगे। इनइक्वालिटी अगर लेस देन 0 होती है, इसके बदले अगर ये लेस देन 0 इनइक्वालिटी होती तो हर जगह लेस देन हो जाता, और फिर आप इस वाले रीजन को शेड करते, तो फिर आपका आंसर होता है x लाइज बिटवीन -3 एंड -2। ये आपका फाइनल आंसर बनता है, x लाइज बिटवीन -3 एंड -2। अगर यहाँ ग्रेटर देन 0 होता और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद लेस देन 0 आ जाता, तो फिर आपका फाइनल आंसर जो है वो x लाइज बिटवीन -3 एंड -2 बनता, सिंगल रीजन फॉर्म में आंसर आता। तो जब इनइक्वालिटी पॉजिटिव है तो 2 रीजन में आंसर आएगा और के साथ। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ब्लंडर ये मारते हैं, एक साथ कंबाइन कर लेते हैं इस तरह से, x ग्रेटर देन -2 एंड x ग्रेटर देन -3, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह की करने की कोशिश करते हैं, वो उसको सिंगल रीजन बनाने की कोशिश करते हैं, या x यहाँ लिख दिया, -2 यहाँ लिख दिया, यहाँ -3 लिख दिया, इस तरह से x ग्रेटर देन -2 x ग्रेटर देन -3, कुछ इस तरह की कोशिश करते हैं करने की। नहीं, ये एक्सेप्टेड नहीं है, इस पे आपके मार्क्स पेनलाइज हो जाएंगे, इसके आपके आपके मार्क्स कट जाएंगे, बराए मेहरबानी ये मत करें।
याद रख लें, इनइक्वालिटी आपकी पॉजिटिव है तो दो रीजन में आंसर होगा, दो सेपरेट रीजन, छोटे रूट से पहले बड़े रूट के बाद। स्केचिंग से कॉन्सेप्ट समझा दिया, टेस्टिंग भी करवा दी। और अगर आपकी इनइक्वालिटी लेस देन 0 है तो एक सिंगल आंसर होगा दोनों रूट्स के दरमियान, जो कि लिखने का तरीका भी मैंने आपको ऊपर भी बता दिया और यहाँ भी मैंने लिखकर बता दिया कि अगर इस सवाल में होता तो -3 से -2 के दरमियान आपका एक्स आता। एक्स इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन -2। पढ़ने के लिहाज से एक्स लाइज बिटवीन -3 एंड -2 एक्सक्लूसिव, बिकॉज -3 एंड -2 आर नॉट इंक्लूडेड। ये आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल भी मुकम्मल हो गया। बराए करम मुझे जरा एक्नॉलेज करें कि क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर? सर इज देयर अ क्विक वे टू टेल इफ एन इक्वेशन कैन बी सॉल्व थ्रू फैक्टराइजेशन? अच्छा हमजा, आपका सवाल जो है ये मैं समझ गया हूँ। देखें जब नंबर्स छोटे छोटे होते हैं तब तो बहुत आसान है। जैसे आपने 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 6x स्क्वायर आ गया। अब ऐसे फैक्टर्स जो 6 के ऐसे फैक्टर्स है जो ऐड सब्ट्रैक्ट होकर हमें 5 देते हैं, तो यहाँ मुझे पता है 3 2 हैं, 6 इंटू 1 भी हैं, लेकिन 6 इंटू 1 में +6 -1 लेने पे वापस मल्टीप्लाई करने पे -6 आ जाएगा, तो ये फैक्टर्स सही नहीं होंगे। 3 एंड 2 ले लिया। लेकिन जब बहुत बड़े नंबर्स होते हैं तो ये बताना मुश्किल होता है। तो ऐसा कोई क्विक वे अब तक ना मैंने, मेरी नज़र से गुजरा इतने मुताले के बाद, ना मैंने किसी से कभी इस बारे में डिस्कशन की। तो कोई क्विक वे मुझे फैक्टराइजेशन का, कोई बहुत बड़े नंबर्स होंगे तो ये बताना मुश्किल होगा कि ये फैक्टराइजेबल है या नहीं है। हाँ एक तरीका इसका ये हो सकता है, बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू निकाल लें। अगर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर होगी तो इसका मतलब वो फैक्टराइजेबल होगा। ये एक तरीका देखें पॉसिबल हो सकता है, अभी अचानक मेरे जहन में आया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac आता है ना, तो अगर रूट के अंदर 4 आ जाएगा तो बाहर आके 2 हो जाएगा। रूट के अंदर 9 होगा तो बाहर के आके 3 हो जाएगा। रूट के अंदर 16 आएगा तो बाहर आके 4 हो जाएगा। तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लगाते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि फैक्टराइजेशन होगी या नहीं होगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फिर भी आंसर्स ऐसे आते हैं जो ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि यार यहाँ तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल थी। तो डायरेक्ट शॉर्टकट ये हो सकता है कि इफ यू फाइंड द बी स्क्वायर -4ac एंड इफ दैट बी स्क्वायर -4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर, if b square -4ac is the perfect square, then that equation is factorizable। यहाँ भी चेक कर लें, 5 square -4 into a into c, तो 25 -24, the answer is 1। क्योंकि आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट का मतलब दो रूट्स आएंगे, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट का मतलब दो रूट्स आएंगे, तो दो रूट्स तो आ रहे हैं, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेंट 1 है और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होगा कि यहाँ पर आपका जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल है। देखें एक चीज मेरे ध्यान में स्पॉन्टेनियसली क्लिक कर गई, अगर बी स्क्वायर -4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वो फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना नॉन फैक्टराइजेबल है। हमजा आई गेस यू हैव गॉट योर पॉइंट। जी बिल्कुल, कैंट वी जस्ट यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन डेफिनेटली यूज सफा, कोई मसला नहीं है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो यूज करते हुए रूट्स निकाल लेती हैं तो भी कोई इशू नहीं है। यू कैन ऑलवेज यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द रूट्स विदाउट एनी इश्यूज, बट उस केस में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा चलें, यहाँ है कि सर हमें कितना टाइम होता है इस तरह के सवाल करने के लिए, तो इसके लिए मैंने एक जनरल रूलिंग आपको शायद बताई थी या नहीं बताई थी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारा 75 मार्क का जो पेपर होता है, शायद मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो आपने 1 आवर 50 मिनट्स में करना होता है। 1 आवर 50 मिनट्स में करना होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.4 समथिंग समथिंग 1.4667 कुछ बनता है शायद, 60 + 50 110 / 75, हाँ 1.466667 मिनट्स आपके पर मार्क के लिए होते हैं। मैंने आपको आइडियल टाइम सजेस्ट किया था कि आप 1.1 to 1.2 मिनट्स पर मार्क स्पेंड किया करें। तो अगर लेट सपोज आपका इनइक्वालिटी का सवाल जब आएगा तो 3 नंबर का होगा, नॉर्मली 3 मार्क्स। तो अगर वो 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 मार्क के लिए अगर आप 1.2 के हिसाब से भी लगाते हैं तो आपके पास 3.6 मिनट्स बचते हैं। समझ लें 3.5 मिनट्स में आपको करना होगा 3 नंबर का सवाल अप्रोक्स, तो 3.5 मिनट होंगे आपके पास, 3 मिनट और 30 सेकेंड, 3.5 मिनट्स। अच्छा अब शॉर्टकट क्या हो सकता है, इसीलिए टाइम इतना ज़्यादा नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ी क्विक अप्रोच को फॉलो करना होगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि स्केच, मैंने आपको ऊपर ये बताया था कि स्केच आप अपने लिए बनाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर आप स्केच लेट सपोज नहीं भी बना रहे तो भी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो अब क्या तरीकेकार है, क्या ये रूट्स का इतना एक्सप्लिसिटली लिखना जरूरी है? हाँ रूट्स तो लिखा करें क्योंकि मार्किंग स्कीम में भी लिखे हुए होते हैं,
उसके बाद स्केचिंग जो है वो जरूरी नहीं है। अगर आपके जहन में डायरेक्टली पिक्चर है कि ग्रेटर देन जीरो के अंदर दो आंसर्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ समरी बनाई थी कि अगर ग्रेटर देन जीरो है तो दो आंसर्स होंगे, स्मॉलर रूट से पहले और लार्जर रूट के बाद। लेस देन जीरो है तो एक आंसर होगा स्मॉलर रूट और लार्जर रूट के दरमियान। तो अगर कोई डायरेक्टली इनइक्वालिटी के साइन देखकर कोई डायरेक्टली इनइक्वालिटी के साइन देखकर वो रूट्स निकाल चुका है और रूट्स निकालने के बाद डायरेक्टली वो ये आंसर देता है, तो वो एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं। मतलब कोई स्केच नहीं बनाता, स्केच मेंटली तौर पे सोच लेता है, या उसको एक जहन में बैठ गई है बात के ग्रेटर देन जीरो में दो आंसर होते हैं, स्मॉलर रूट से पहले, लार्जर रूट के बाद, और लेस देन जीरो में एक आंसर होता है दोनों रूट्स के दरमियान। डायरेक्टली वो इसको प्रैक्टिस कर करके ये चीज बिल्कुल जहन नशी हो चुकी है, अभी आप सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पक्का हो जाएगा। तो यू कैन अप्लाई, यू कैन यूज दैट स्ट्रेटेजी एज वेल कि बगैर स्केच के कर लें। बट रिकमेंडेशन ये है कि स्केच कर लें, सेफ साइड पर कॉन्सेप्ट आपके सामने होगा तो एक अच्छी फीलिंग आ रही होती है एग्जाम में, जब सारी चीजें आप कर रहे होते हैं, यार सर ने इतना कुछ सिखाया है, तो इतना सुकून से हम करते हैं तो हमें खुद ही भी फायदा होता है और अच्छा फील होता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट्स का ले सकते हैं, कॉपी तो आपने साथ साथ कर लिया होगा, फिर भी एहतियातन स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका ले लें। मुझे बताएं यहाँ तक सबको क्लियर हो गई? आप सवालात और किसी के कुछ हैं तो वो बता दें। एक्नॉलेजमेंट फटाफट सब दे दिया करें सो दैट एटलीस्ट आई कैन मूव फॉरवर्ड। इसमें इतना टाइम नहीं वेस्ट किया करें, फौरन फौरन बोला करें यस क्लियर, यस क्लियर, यस इट्स क्लियर। क्लियर क्लियर लिख दें वो भी काफी होता है मेरे लिए। ओके ग्रेट। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक, एंड दैट इज डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कहते हैं ना एंजल इन डिसगाइज, कि एक इंसानी रूप में फरिश्ता आ गया। ये चीज तो हमारे शरीयत, हमारे इस्लाम ने भी हमें बताई है कि फरिश्तों का कॉन्सेप्ट क्या है, कि बाज़ औक़ात कितने कुछ लोग होते हैं जो इंसानी रूप में आके लोगों की मदद करते हैं, और होते वो फरिश्ते हैं लेकिन वो इंसानी रूप में आके, इंसानी डिसगाइज्ड, दे आर एंजल्स इन डिसगाइज एंड दे आर देयर टू हेल्प अस। दैट इज व्हाई एज पार्ट ऑफ आवर ईमान्स इट शुड बी इन आवर हार्ट्स that if we are going to recite Ayatul Kursi, and if whenever we are in problems, and if we call the name of Allah, so inshallah it's our iman that Allah will send angels to help us. तो जब भी किसी प्रॉब्लम में आए अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से कनेक्ट हो जाएं, आयतल कुर्सी पढ़ें, अल्लाह से मदद मांगे, इंशाल्लाह फरिश्ते आपकी मदद करेंगे आके। और अगर आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग इर्द गिर्द होंगे भी तो उनके दिमागों पे वो आपको नजर नहीं आएगा वो फरिश्ता। मतलब हो सकता है किसी सिनेरियो में आप इतने नेक हो जाएं कि आपके सामने फरिश्ता आपकी मदद करने आ जाए, लेकिन वैसे ऐसा होता है कि अगर आप आयतल कुर्सी और ये सब चीजें पढ़ेंगे तो आपके साथ फरिश्तों की हिफाजत ऐसी होगी बॉडीगार्ड की तरह, कि दूसरे लोगों को एक दहशत तारी होगी, उनको ऐसा लगेगा कि इसके साथ तो लोग चल रहे हैं, बॉडीगार्ड्स चल रहे हैं, तो वो आपकी तरफ हाथ डालने से पहले 100 दफा सोचेंगे। तो अल्लाह से जो है कनेक्टेड रहें, आयतल कुर्सी का जो है वो विर्द करते रहें, और बाकी भी बहुत सारी दुरूद शरीफ है, अस्कार है, जिक्र है, बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये बहुत अच्छी दुआ है शुरूर से बचाने के लिए। सूरह यासीन की शुरू की आयतें बोली जाती हैं, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून, कि अल्लाह जो है वो आपको नजर ही नहीं आएंगे, दुश्मनों को आप नजर नहीं आओगे और आप उनकी आंखों से ओझल हो जाओगे इंशाल्लाह। तो ये कुछ बातें हैं, बहरहाल एक कोर्स से हटकर भी कुछ बातें नसीहत के तौर पे मैं आपके सामने पेश करता रहूंगा इंशाल्लाह जब मुझे लगेगा मौका। तो जिस तरह एंजल्स इन डिसगाइज की बात होती है कि एक फरिश्ता जो फरिश्ता लग नहीं रहा लेकिन नजर इंसान आ रहा है लेकिन है वो फरिश्ता, इसी तरह एक इक्वेशन जो नजर नहीं आ रहा क्वाड्रेटिक है लेकिन दर हकीकत वो क्वाड्रेटिक है। एक ऐसा इक्वेशन जो दर हकीकत है क्वाड्रेटिक लेकिन नजर नहीं आ रहा, क्वाड्रेटिक लग नहीं रहा। एक ऐसा इंसान जो दरअसल है फरिश्ता लेकिन नजर नहीं आ रहा, नजर इंसान आ रहा है। तो एक ऐसा इक्वेशन जो दरअसल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट नजर नहीं आ रहा, लग रहा है कि शायद ये 4 डिग्री इक्वेशन है, जैसे कि पहला एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक्स की पावर 4 है, तो ये एक 4 डिग्री इक्वेशन है, लेकिन ये 4 डिग्री इक्वेशन नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इट इज डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या, डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी क्या कंडीशन? तो डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन ये बेटा, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें क्लोजली तो हमें क्या नजर आता है?
जो फीचर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें नजर आते हैं उसको हम पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें नजर आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर सारे टर्म्स मौजूद हैं, कभी कभार दो भी हो सकते हैं, कभी कभार एक भी हो सकता है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर सारे टर्म्स मौजूद हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 3 टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स हमें नजर आ रहे होते हैं, और साथ एक्स वाले 2 टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स में वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है, दो टर्म्स में वेरिएबल होता है, और जो एक्स की पावर्स जो है ना, पावर्स ऑफ एक्स आर इन द रेशियो 2:1। यहाँ देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। कितने टर्म्स हैं ऑल टुगेदर? देयर आर 3 टर्म्स, 3 टर्म्स है, सही है, 3 टर्म्स है। तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें 3 टर्म्स नजर आ रहे हो और जो एक्स वाले टर्म्स इन्वॉल्व हो उनमें पावर्स का रेशियो 2:1 हो, तो यहाँ पर आप देखें कोई पावर एक्स की नहीं होती तो 1 होती है ना, तो आप देख सकते हैं कि पावर का रेशियो होता है 2:1। एक्स वाला जो टर्म है यहाँ 2 है या 1 है। तो अगर 3 टर्म्स हो, 2 वेरिएबल वाले हों, एक कांस्टेंट हो, और जो 2 वेरिएबल वाले टर्म्स हो उसमें जो एक्स की पावर्स हो, जो वेरिएबल की पावर्स हो, उनका रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2:1 बनता हो, तो ऐसा इक्वेशन डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये 4 डिग्री इक्वेशन है, लेट सपोज यहाँ पर एक्स पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 हो जाता। अब ये डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ 4 टर्म्स है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, हम नहीं कर सकते डील। लेकिन अगर एक्स पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो आप देखें सबसे पहले तो यहाँ 3 टर्म्स है, 2 टर्म्स में वेरिएबल है, और जो वेरिएबल की पावर्स हैं उनका रेशो 4:2 है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2:1 बन रहा है। तो 3 टर्म्स होने चाहिए, 2 टर्म्स में वेरिएबल होना चाहिए, और जो वेरिएबल की पावर्स हैं उनका रेशो 2:1 होना चाहिए, तो वो इक्वेशन डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, तो ये भी डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, दो दो मिसालें ऐसी हैं जो सिलेबस में भी जिक्र की गई हैं और बहुत ज्यादा आती हैं। एक पावर 4 वाला केस जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, और एक ये वाला केस रूट वाला, क्योंकि यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर हाफ है, हाफ का मतलब होता है 0.5। अब देखें 3 टर्म्स है, 1 2 3, 2 टर्म्स में वेरिएबल है, और जो वेरिएबल की पावर्स हैं उनका रेशो है 1:0.5, सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2:1। सारी कंडीशंस मीट होनी चाहिए, 3 टर्म्स हो, 2 टर्म्स वेरिएबल वाले हों, और पावर का रेशो 2:1 हो सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो ऐसा टर्म डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो इसको कैसे डील किया जाए? तो डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या मेथड्स फॉलो करते हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले, प्रायोरिटी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करते हैं। यही 3 मेथड्स आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये होता है कि आप अज्यूम कर लें लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और इसको नजर आपको बनाई, इसको अपने सामने क्वाड्रेटिक ही बनाते हैं, मतलब वैसे तो डिस्गाइज क्वाड्रेटिक है लेकिन आप सपोज करने के बाद इसको क्वाड्रेटिक बना देंगे। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप डायरेक्टली चाहें तो डायरेक्ट भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट मेथड यूज करूंगा, बच्चों को ज्यादा आसान लगता है और बच्चे यूजुअली कंफर्टेबल होते हैं उसमें, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। जो एक्स की स्मॉलेस्ट पावर वाला टर्म है, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पर कम पावर वाला टर्म है, तो उसको अज्यूम कर लें लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, अज्यूम कर लिया। अच्छा, जब एक्स स्क्वायर ए है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से आपको पता चलेगा कि एक्स पावर 4 जो है वो ए स्क्वायर के बराबर होगा। जब एक्स स्क्वायर जो है वो ए के बराबर है तो एक्स पावर 4 जो है वो ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब आप लिख लें एक्स पावर 4 की जगह ए स्क्वायर लिखें, 5x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर की जगह आप ए लिख दें, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अभी तक तो ये मुझे पता था कि ये डिस्गाइज क्वाड्रेटिक है, लेकिन अब बाकायदा मुझे क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है, तो एक पता है ना दिली सुकून मिलता है इंसान को, अरे यार ये तो क्वाड्रेटिक ही बन गया, वाओ अमेजिंग ग्रेट। तो एक दिली सुकून और दिली इत्मीनान भी आपको मिल जाएगा कि भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, आप उसको सॉल्व कर लें। अब आपको नजर आ रहा है कि क्या मिडल ब्रेकिंग हो सकती है, मिडल ब्रेकिंग कर लें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, कोई मसला नहीं है। तो अगर आप मिडल ब्रेकिंग करते हैं तो मुझे मिडल ब्रेकिंग पसंद भी है, और जब हो रही होती है तो मैं वही करता हूँ। तो 6 जो है उसके फैक्टर्स आप देखें 3 into 2 भी होते हैं, लेकिन -3 और -2a
मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस नहीं बल्कि -3 और -2 फैक्टर्स लेंगे यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव 6a² है। पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करें, 6a² आएगा। अगर +6 और -1 लेंगे तो -6 और +1 लेंगे तो +6 नहीं बनेगा ना, -3 और -2 सही फैक्टर्स होंगे, सही है। तो a² - 3a - 2a + 6 = 0। अब यहाँ से आप जो है वो a को कॉमन ले लें, लेकिन आप वर्किंग जरूर दिखाया करें, जैसा कि मैंने आपको क्या किया, अगर वर्किंग नहीं दिखाएंगे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे, वो भी आपका वर्किंग का काम कर लेगा, जाहिर सी बात है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, एक आ जाएगा a = 2 और एक आंसर आ जाएगा a = 3। अच्छा, यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ये समझते हैं कि जो है वो बस एक आंसर दे दिया तो हमारा सुकून, हमें सुकून मिल गया, वंस वी हैव फाउंड a तो वी हैव गॉट द आंसर। नहीं भाई, मैंने लेट x² = a किया था, मैंने सपोजिशन की थी, और अभी मेरे पास a के आंसर्स आए, जबकि जो इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है उसमें वेरिएबल a का तो नामो निशान ही नहीं है। तो जिस इक्वेशन को सॉल्व करने का कहा जाए उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो उसके आंसर्स निकालने होते हैं। तो अगर वेरिएबल इन्वॉल्व x है तो मुझे x के आंसर्स निकालने, a के थोड़ी निकालने। तो जब a के आंसर्स मेरे पास आ चुके हैं तो अब a के आंसर्स को इस्तेमाल करते हुए मैं x के आंसर्स निकालूंगा। तो इसका मतलब ये उसूल याद रखें कि जब यूज ऑफ सपोजिशन करते हैं, लेट x² = a करते हैं, तो एक दफा करने के बाद एंड में आंसर लाने के बाद फिर से पुट बैक करते हैं। मतलब आपको पता है कि a जो है x² के बराबर है, तो a की जगह आप x² रखेंगे, तो ये हो जाएगा x² = 2 और यहाँ आ जाएगा x² = 3। अच्छा, जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मैं थोड़ा सा साइड पे बल्कि ऊपर सॉल्व सॉल्व तो हो गया, तो आपको जब आंसर्स देंगे तो आप क्या आंसर्स देंगे, x² = 2 है ना। whenever you are going to remove the square by taking square root, जब इवन पावर हटती है, when even power is removed, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब इवन पावर रिमूव होती है तो प्लस माइनस आता है, we take plus minus comes on the other side। इवन पावर जिस तरफ से हटती है दूसरी तरफ प्लस माइनस आ जाता है। ये एक चीज जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए। तो यहाँ से जब पावर 2 हटेगी, स्क्वायर रूट लूंगा तो ये हो जाएगा +- और यहाँ से आ जाएगा x = +- कोई बंदा अगर बगैर बगैर सपोजिशन के डायरेक्ट भी फैक्टराइज करना चाहता तो वो कर सकता था। कैसे कर सकता था मैं आपको बताऊं, अगर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना चाहता। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, कोई अगर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता है वो कैसे लगाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब ax² + bx + c = 0 होता है, तो बंदा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब लगाता है तो लिखता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। लेकिन जब यहाँ x होता है तो यहाँ x लिया जाता है। जब यहाँ पावर 4 हो चुकी है और यहाँ x² हो चुका है तो यहाँ भी x² ही आएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर कोई यूज करता भी है, लेट सपोज डायरेक्टली, इसको अगर मैं मूव कर दूं ऊपर, यहाँ जगह बन जाएगी मेरी, मूव भी कर देता हूँ और इसको रीसाइज भी कर देता हूँ। सही है जी। अच्छा जी, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ जगह थोड़ी बन गई, तो मैं ऐसे ही मेथड 2 के तौर पे बता सकता हूँ। एक तो मेथड नंबर 1 हो गया, और मेथड नंबर 2 जो है वो इसी को फॉलो करते हुए आप फैक्टराइजेशन कर सकते थे डायरेक्टली, मतलब सपोजिशन ना करते। तब मैं यहाँ मेथड 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो भी डायरेक्ट कर देता हूँ। कोई अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करता तो क्या करता, वो कह रहा है कि क्योंकि बीच वाला टर्म x² है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विल स्टार्ट फ्रॉम x², x² = -b, b आपको -5 नजर आ रहा है तो -5 इज +5। चलिए पूरा ही अप्लाई करके बता दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। -5 - b ±√b² -4ac/2a। कुछ कुछ बच्चों का आया था ना इनपुट के, सर अगर हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, फैक्टराइजेशन ना करें, तो मैंने कहा मैं यहाँ बता दूं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा है तो वो x = नहीं लिखेगा, x² = लिखेगा, बाकी सब वही है। x पावर 4 का कोएफिशिएंट a है, x² का कोएफिशिएंट b है, और विदाउट x जो है वो c है, वो सब कुछ सेम रहेगा।
बस क्योंकि बीच वाला टर्म उसमें एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब कोई बंदा अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की ये वर्किंग दिखा देता है और उसके बाद वो डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व करके एक्स के आंसर्स, मतलब क्वाड्रेटिक, मतलब एक्स ऊपर भी जैसे मैं बताऊं, जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आप ये वाली वर्किंग बहुत जरूरी है। इसके बाद आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। जैसे अगर अब कोई लिखता है डायरेक्टली, अब मजीद वर्किंग की जरूरत नहीं। जैसे ओ लेवल मैथ्स में मैं बोलता था करो 5 प्लस माइनस रूट ऑफ, अंदर बन रहा है 25 माइनस 24, अंदर अंदर 1 आ रहा है, वो स्टेप ज्यादा दिखाते जाए, नहीं, हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक आंसर आपका यहाँ से आएगा 2 और एक आंसर आपका आएगा 3, और फिर एक्स इक्वल टू 2 और 3 के बाद जो है आप आखिरी आंसर, फाइनल आंसर आपने यही देना है। तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते तो कैसे लगाते और कैसे आंसर तक पहुंचते, और अगर आप सपोजिशन कर रहे हैं तो कैसे सपोज करते हुए फाइनल आंसर लेकर आना है। और अगर यहाँ भी कोई सपोजिशन नहीं करता, डायरेक्ट मिडल टर्म ब्रेकिंग शुरू कर देता, तो डायरेक्ट मिडल टर्म ब्रेकिंग भी शुरू कर सकता था। बस क्या होता, अगर ये लेट्स सपोज एक्स पावर 4 है और ये एक्स स्क्वायर है, तो डायरेक्ट कैसे होता, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाता, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाता, यहाँ एक्स पावर 4 आ जाता, ये हो जाता डायरेक्टली। इसमें सपोजिशन इन्वॉल्व नहीं होती है, लेट्स सपोज। तो फिर डायरेक्ट मिडल टर्म ब्रेकिंग इस तरह से कर लेते, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते, तो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ जाता, यहाँ पर -2 को कॉमन ले लेते तो एक्स स्क्वायर -3 आ जाता, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -2 एक फैक्टर हो जाता, एक्स स्क्वायर -3 दूसरा फैक्टर हो जाता, और एक्स के आंसर आ जाता। तो कोई अगर डायरेक्ट करता तो डायरेक्ट इस तरह से करता, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन इस तरह से होती। तो बगैर किसी और वेरिएबल को इन्वॉल्व किए डायरेक्ट फैक्टराइज करते हैं, वो भी पॉसिबल है। किसी को सपोज करने के बाद फैक्टराइज करते हैं, वो भी पॉसिबल है। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, वो भी पॉसिबल है। सपोज करने के बाद ए पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, ए निकालते हैं, फिर एक्स में कन्वर्ट करते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं। सारी चीजें मैं नहीं लिख सकता, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया ओवरऑल दे दिया कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मुझे बताएं एग्जाम्पल नंबर 1 आपको हर लिहाज से क्लियर हो गया है, और आपको डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडिया भी मिल गया है। एक्नॉलेजमेंट दें, इज इट क्लियर? ओके ग्रेट, इट्स क्लियर। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी एक्नॉलेजमेंट जल्दी जल्दी आई थी ना, तो हम आगे फटाफट जल्दी जल्दी बढ़ते थे। जल्दी जल्दी एक्नॉलेजमेंट दिया करें, हाथ चलाया करें, सुस्ती ना दिखाया करें। चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेकंड इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 5 रूट एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे, ये एक डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी मैं मल्टीपल मेथड से सॉल्व करना आपको सिखाता हूँ। तो एक तरीका तो आपने कहा ये डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने ये पिक कर लिया। अब आप कहेंगे मैं डायरेक्ट फैक्टराइज कर लेता हूँ। एक बंदा कहता है नहीं, मैं सपोज करना मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, तो आप सपोज कर लें। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, सपोज भी कर सकता हूँ, दोनों तरीके से पॉसिबल है। अब ज्यादातर बच्चे मुझे अक्सर कहते हैं कि सर सपोज कर लें, ज्यादा मेरे लिए बेहतर है, तो हम सपोज ही कर लेते हैं। लेट रूट एक्स इक्वल्स टू ए, कम पावर वाले को सपोज करना होता है, सही है। कभी हो सकता है कि वो धोखा देने के लिए आपको इस तरह से कर रहा हो, -5 रूट एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, इस तरह से इक्वेशन बनाया हुआ हो। तो आप उसको रीअरेंज करें, रूट एक्स वाले टर्म को बीच में रखें, एक्स वाले को पहले रखें, क्योंकि एक्स बड़ी पावर वाला पहले आता है और उससे हाफ पावर वाला बाद में आता है। तो जो हाफ पावर वाला होता है उसको सपोज करना होता है। तो रूट एक्स अगर ए है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से आपको पता चल जाएगा कि एक्स जो है वो ए स्क्वायर के बराबर होगा। तब आपका इक्वेशन बन गया ए स्क्वायर -5a -6 इक्वल टू 0। कोई बच्चा होशियारी करके डायरेक्ट एक्स की वैल्यूज लिख देता है, तो वो गलत होगी होशियारी। पहले आप जो है इसकी मिनट टर्म ब्रेकिंग कर लें, फैक्टराइजेशन कर लें, उसके बाद तो ए स्क्वायर -6 लाने के लिए -6a प्लस ए -6 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ -3 -2 वर्क नहीं करेगा। ये बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं, -3 है -2 है वर्क क्यों नहीं करेगा, क्योंकि -3 है -2 है -5 है तो दे देगा। लेकिन -3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +6a स्क्वायर हो जाएगा, जबकि पहला और आखिरी टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद -6a स्क्वायर आ रहा है। तो फैक्टर्स ऐसे चाहिए होते हैं जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आए, और जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो विद साइन वही आना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आएगा। ये बेसिक ओ लेवल IGCSE वाली फैक्टराइजेशन है, फिर भी मैंने एक बात रिपीट कर दी। ए स्क्वायर -6a प्लस a -6 इक्वल 0। ए आपने जब कॉमन ले लिया तो ये हो गया a -6। यहाँ से आपने जब +1 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा a -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा a इक्वल टू -1,
और एक आ जाएगा a इक्वल टू 6। अच्छा, a के आंसर आने के बाद आप वापस जब पुट बैक करते हैं तो ये हो जाएगा √x इज इक्वल टू -1 और एक आंसर हो जाएगा √x इज इक्वल टू 6। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूं जो बड़ी अहमियत की हामिल है। √x इक्वल टू -1। अब यहाँ से बच्चे गलती ये करते हैं, जो ब्लंडर है वो क्या है मैं आपको बताऊं। इसी स्टेप पे यहाँ रिजेक्टेड हो जाना चाहिए था, इसको आप रिजेक्ट कर दिया करें फौरन। रिजेक्ट क्यों होगा मैं आपको अभी बताता हूँ। और जो ब्लंडर है वो भी मैं आपके सामने लिखता हूँ। ब्लंडर ये होता है, जो कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर बच्चे कर सकते हैं, वो ब्लंडर क्या होता है वो भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। तो बच्चे कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। नाउ दिस इज अ ब्लंडर, दिस इज नॉट राइट। ये बात मुनासिब नहीं है। क्यों? अब सोचें जरा। when we take square root of a number when we take square root of a number, yes, माइनस, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। रूट ऑफ एक्स इज -1, राइट। अब ऐसा कोई दुनिया में नंबर बना ही नहीं है कि जिसका स्क्वायर रूट ले तो नेगेटिव आंसर है। दुनिया में ऐसा कोई नंबर अब तक नहीं बना कि जिसका स्क्वायर रूट लिया जाए और आंसर नेगेटिव आए। सर वो कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि हमने ये सीखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो नॉट पॉसिबल हो जाता है, मैथ एरर आता है आपके कैलकुलेटर पे, मैथ एरर, नो सोल्यूशन होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 0 लेते हैं तो 0 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर पे आंसर आता नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 पे 0 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव पे पॉजिटिव आता है। ऐसा कौन सा नंबर बन गया जिसमें स्क्वायर रूट लिया जाए आंसर नेगेटिव आए? ऐसा कोई नंबर नहीं। अच्छा, जब बच्चा ये रियलाइज इस स्टेप पे नहीं करता और वो रिजेक्टेड नहीं लिखता और वो x इक्वल टू 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके आंसर दे देता है, तो एक बात समझ लें, खूब मार्किंग स्कीम में एक्स्ट्रा आंसर देने की वजह से उसका एक फाइनल नंबर कट जाता है, बाकी सब मार्क्स तो मिलेंगे। अब एक बच्चे ने यहाँ से x इक्वल 36 दिया, जैसे यहाँ से तो x इक्वल 36 देंगे ना आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लेकिन जब मार्किंग स्कीम में आप जाएंगे ना तो आपको लिखा होगा x इक्वल टू 36 ओनली, मतलब दिस इज योर आंसर, और मार्किंग स्कीम में लिखा होगा दिस इज द ओनली आंसर। तो इसका मतलब किसी बच्चे ने अगर इसके अलावा कोई और आंसर दिया तो जो फाइनल ए नंबर होगा ना, A1 मार्क, एक्यूरेसी का फाइनल मार्क, वो आपको नहीं मिलेगा। एक्यूरेसी का फाइनल मार्क नहीं मिलेगा, वो आप लूज कर जाएंगे एक्यूरेसी का फाइनल मार्क, क्योंकि आपने एक आंसर एक्स्ट्रा दे दिया और आपने ये पिक नहीं किया। इसलिए मार्किंग स्कीम में लिखा होता है x इक्वल्स टू 36 ओनली, ये बताने के लिए कि बच्चे ने एक ही आंसर देना था, दूसरा नहीं देना था, और अगर दूसरा दे दिया तो हम ये फाइनल आंसर अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं दे पाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता, ब्लेंडर आपने नहीं करना। अब सवाल मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, स्क्वायर रूट जब किसी नंबर पे लगता है तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। ये रूल के तौर पे नीचे लिखा हुआ भी है। स्क्वायर रूट ऑफ अ फंक्शन, इफ समथिंग, फंक्शन मीन समथिंग दैट इन्वॉल्व्स अ वेरिएबल। अगर कोई नंबर है तो उसका तो स्क्वायर रूट मेरे सामने ही आ जाएगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उस फंक्शन का स्क्वायर रूट जो है, किसी भी फंक्शन का स्क्वायर रूट ले लिया जाए, आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये लिखा हुआ भी है, स्क्वायर रूट ऑफ अ फंक्शन इज नेवर नेगेटिव नो मैटर विच वैल्यू द वेरिएबल टेक्स। अगर एक फंक्शन वेरिएबल, एक फंक्शन जिसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, एंड इफ यू आर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दैट, so the answer of that will always be greater than equals to 0. It can never be negative. Square root of a function is never negative no matter which value variable takes. वेरिएबल की दुनिया की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट मार दे अंदर, आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता बाहर। अगर ऐसी वैल्यू आएगी अंदर जिससे रूट के अंदर ही नेगेटिव हो जाएगा तो आंसर ही नहीं आएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स कहेंगे इस चीज को। और अगर पॉजिटिविटी है तो बाहर पॉजिटिव आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि अंदर कोई नंबर डाले और बाहर नेगेटिव आंसर आ जाए, दिस इज इम्पॉसिबल। तो ये इसी स्टेप पे कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर आपको रिजेक्ट करना होगा। अगर आप ये चीज यहाँ पिक नहीं करेंगे और ये आंसर दे देंगे तो आपका एक नंबर चला जाएगा। ये बात बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर कट मैंने आपको बता दी। अच्छा, एक मेथड मैंने आपको सॉल्व करने का यहाँ बताया है, मेथड नंबर 1। मेथड 2 भी इसको सॉल्व करने का होता है, एहतियातन मैं आपके सामने वो भी रख देता हूँ। अगर मेथड 2 मैं आपके सामने रखता हूँ तो मेथड 2 पता क्या है, बच्चा रूट वाले टर्म को आइसोलेट कर सकता है, ये पॉसिबल है।
जैसे मैं ये करता हूँ कि मैं x-6 को यहीं रहने देता हूँ और -5√x को वहां भेज के 5√x कर देता हूँ, दिस इज पॉसिबल। डिसगाइज क्वाड्रेटिक में जो रूट वाला केस है उसमें हम इस तरह से कर सकते हैं, 5 रूट जो रूट वाला टर्म है उसको आइसोलेट कर दें, तो -5√x को वहां भेज के 5√x हो गया, x-6 इज इक्वल टू 5√x। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो x-6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x-6 का होल स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर, बस x स्क्वायर x-6 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर -36 मत कहिएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलिएगा, तो x-6 होल स्क्वायर इज x स्क्वायर -12x प्लस 36 और इक्वल टू के बाद 5√x का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, √x का स्क्वायर x, सबको एक तरफ ले आए तो -12 -25 इज -37, -37x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहां से आप अगर चाहें कॉमन लेना, ये सारे मेथड मार्किंग स्कीम में लिखे होते हैं, वही मेथड मैं आपके सामने रखा हूँ, इतने सालों का तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीजों को देखते हुए मैं आपके सामने बहुत सारी बातें रखता हूँ। x स्क्वायर -36x माइनस x प्लस 36 इक्वल्स टू 0, x आपने कॉमन ले लिया। अब इसमें क्या मुश्किल क्या होगी, आपने स्क्वायरिंग किया फिर नया इक्वेशन फॉर्म किया, ऊपर आप क्या कर सकते थे कि डायरेक्ट फैक्टराइजेशन शुरू कर सकते थे। अच्छा यहाँ मैं ये भी बता दूं, कोई अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करता है तो फिर क्योंकि बीच वाले टर्म में √x है, तो अगर मैं लेट सपोज यहाँ मेथड 3 के तौर पे आपके पास लिखूं, क्योंकि वहीं आगे लिख दूंगा इंशाल्लाह, पहले मेथड 2 हो जाए सॉल्व। x -36 -1 कॉमन ले लिया, x -36 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 36। अच्छा देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम आ गया, मेथड 2 से मैंने आपको सॉल्व करवाया लेकिन एक प्रॉब्लम मेरे सामने भी आ गया, क्योंकि नॉर्मली मार्किंग कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें दोनों आंसर्स देने होते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि दो आंसर्स के बजाय एक आंसर देना होता है, तो मेथड 1 में रिकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ पर मेथड 1 इज रिकमेंडेड, क्योंकि मेथड 1 में एटलीस्ट आपको मार्जिन मिल रहा है रिजेक्ट करने का। अब यहाँ आपको मार्जिन ही नहीं मिल रहा, अगर कोई बंदा दोनों आंसर्स दे देता है तो वो दोनों आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो सर हमें अगर मैं मेथड 2 फॉलो करते हैं तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा, हम तो दोनों के दोनों आंसर्स एज इट इज दे देंगे, तो फिर क्या होगा, अगर हम दोनों के दोनों आंसर्स एज इट इज दे देते हैं तो फिर तो हमारा एक मार्क गया, क्योंकि मार्किंग स्कीम में लिखा होगा x इक्वल 36 ओनली। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये मेथड 1 नंबर 1 में रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, मेथड 1 इज रिकमेंडेड, recommended why, because it is giving us the margin, it is giving us this step and this step is giving us margin to reject the answer। बट अगर मैं यहाँ से करता हूँ और पहले से ही मैं स्क्वायर कर चुका हूँ तो फिर मुझे पता नहीं चला, फिर ऐसे केस में मैं एक चीज और रिकमेंड करता हूँ कि whenever you are dealing with a square root equation in which square root is involved, always recheck at the end, check the roots by substituting in the original equation। बस हो क्या रहा है, आपका काम बढ़ रहा है, टाइम कम है काम ज्यादा हो रहा है, टाइम वैसे ही नहीं होता एग्जाम में आप और मुश्किलात अपने लिए पैदा करें, लेकिन मैं फिर भी सारे वे आउट्स इसलिए बताता हूँ कि किसी के जहन में एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो जब इतनी तवील डिस्कशन में कर लेता हूँ ना तो उसके बाद बच्चा कहीं फंसता नहीं है इंशाल्लाह, इसीलिए मैं इतनी बातें करता हूँ आगे पीछे की। तो अगर x इक्वल टू 1 और x इक्वल 36 दो आंसर आपके पास आ जाते हैं, तो जब आपको फौरन ध्यान में बैठाना है कि जब स्क्वायर रूट फंक्शन को मैं डील कर रहा हूँ तो मैं ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के चेक जरूर करूंगा, तो आप चेकिंग करेंगे। अब आप चेकिंग करेंगे, अब आपने जब चेकिंग की ना, चेकिंग 1 डालें ओरिजिनल इक्वेशन में, ये इक्वेशन ओरिजिनल है, इसमें 1 डालें, 1 डालें, जब 1 डाला तो आपने कहा 1 - 6 इज इक्वल टू 5√1, आपने कहा -5 इक्वल टू 5, आपने कहा है व्हाट -5 इक्वल्स 5, आपने कहा नो -5 नॉट इक्वल्स 5, इसका मतलब पता चला x इक्वल्स टू 1 इज नॉट सेटिस्फाइंग द ओरिजिनल इक्वेशन, x इक्वल्स टू 1 ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जब x इक्वल्स टू 1 ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा लिहाजा वो रूट रिजेक्ट करना पड़ेगा। और जब x इक्वल 36 से ट्राई करें, चेकिंग की आपने, तो आपने कहा 36 - 6 30, 5√36 ये बन गया 30 और 5√36 √36 इज 6, 5 6 30, 30 इक्वल 6, आपने कहा ये बिल्कुल परफेक्ट चीज है, आपने कहा चलो भाई जबरदस्त, x इक्वल्स टू 36 मेरा वाहिद वन एंड ओनली आंसर बन गया, तो ये आपका x इक्वल्स टू 36 वन एंड ओनली आंसर बन गया। तो मेथड नंबर 1 रिकमेंडेड था,
मेथड 2 अगर आप करते हैं तो आप जहन में रखें कि अगर स्क्वायर रूट फंक्शन को आप बगैर डिसगाइज के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ऑलवेज verify the answers obtained by substituting in the original equation and reject any answers that does not verify the equation that causes inequality, मतलब इक्वल नहीं रहते, -5 और 5 बराबर नहीं, दैट फेल्स टू वेरीफाई, आसान भाषा में दैट फेल्स टू वेरीफाई द ओरिजिनल इक्वेशन, वी हैव टू रिजेक्ट दोस वैल्यूज। तो x इक्वल टू 1 रिजेक्ट कर दिया, x इक्वल 36 आंसर के तौर पे पेश कर दिया। बट यहाँ गड़बड़ ये थी कि भाई क्योंकि आंसर सीधे सीधे नजर आ रहे थे तो बच्चा हो सकता है दोनों आंसर दे देता गलती से। अच्छा, बाजों का दोनों आंसर्स होते भी हैं, अक्सर सवालात में होता है ऐसा ही है। मैंने जान करके एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेनेशन में चूज भी ऐसा केस किया है जो रेयर होता है, हमेशा नहीं आता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 10 सवाल में कभी एक दफा भी ऐसा सवाल आया हुआ हो तो एग्जाम्पल में वो केटर हो चुका हो, ताकि मेरे बच्चे जब नोट्स रिव्यू करें तो उनको मुश्किल ना हो। दिस इज व्हाट माय फोकस एक्चुअली इज। सही है। और अगर कोई यहाँ पर मेथड 3 फॉलो करता क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, तो वो क्या करता, जैसे ऊपर मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू किया था तो वो रूट एक्स इक्वल टू करता और वो पूरा फॉर्मूला लगाता, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। लिखने की जगह नहीं है लेकिन मैं लिख रहा हूँ, ये पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता। बट नॉर्मली एक्स इक्वल्स टू होता है, लेकिन जब बीच में एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया, और जब बीच में रूट एक्स है तो रूट एक्स इक्वल्स टू हो गया, और फिर एंड में आप इस पोजीशन पे आके खड़े हो जाएंगे, रूट एक्स इक्वल्स -1 रूट एक्स इक्वल्स टू 6। फिर आपके पास जहन में आएगा कि आप रिजेक्टेड कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 के साथ साथ मेथड नंबर 3 भी रिकमेंडेड हो सकता है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी आपको मार्जिन मिलेगा। भारत मेथड 2 लगाने में कोई मसला नहीं है, बस एक मसला जो आ रहा था वो ये था कि आप दोनों आंसर्स गलती से पेश कर सकते थे अगर आपको ये रियलाइज नहीं होता। तो उसके लिए भी हल ये बता दिया कि जब स्क्वायर रूट इक्वेशन को आप डील सॉल्व कर रहे हो तो आप बस जहन में रखें कि आपने हमेशा रीचेकिंग करनी है और आपने इंश्योर करना है कि आपके आंसर सारे के सारे जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन को वेरीफाई करें। जो वेरीफाई करेगा वो एक्सेप्ट होगा, जो वेरीफाई नहीं कर पाएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। सही है जी। इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल रहता है जिसके बाद एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह एंड हो जाएगी। यहाँ तक एक्नॉलेजमेंट दे दें, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक कोई मसला, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, सब क्लियर है? कोई सवाल वो पूछ सकते हैं, मैंने इतनी दफा रिपीट कर दिया है फिर भी एक्नॉलेजमेंट दे दें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑल गुड, ऑल सेट? यस सफा। So like previously we said for method 3, x squared is 2, 3, and then we rooted it to remove the square. So for the third method in example 2, would we then square our answer? Definitely we will square, because we ultimately we need the value of x. We don't need root x, right? Root x is not asked. Whenever we have to solve an equation, we have to ultimately give the answer of the variable. So we have to give the value of x. So we have to square both sides to get x, but we have to realize that because one of the answers of root x is -1, so we have to reject at that point in time only. Because if we fail to reject at that point in time and we ultimately give the answer x equals to 1, then that would be a blunder from our side and we'll lose 1 mark for the final answer. So So before we square, we should first check what our root yes, answer yes. was. Before we square, we have to first check as to whether this is practically possible or not. Because square root of a function should be greater than equals to 0. If it's less than 0, then you have to reject at that point in time only. Okay, Jazakallah. Welcome. Thank you. अच्छा देखिए, if we check out example number 3, find the real roots of the equation 18. अब देखें, अब तक जो मैंने पहले दो एग्जांपल्स दिए वो बने बनाए दिए मैंने आपको। मतलब पहला इक्वेशन, पहला एग्जांपल है या दूसरा एग्जांपल है, वो डिस्गाइज क्वाड्रेटिक बने बनाए थे, मतलब डायरेक्ट सॉल्व ही करना था। बट इस तरह का सवाल आता है जिसमें बच्चे बाजों का घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन बना बनाया नहीं है, इसको आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए तरीकेकार ये होता है कि आप जो है वो एलसीएम ले लेंगे, जाहिर सी बात है यही तरीकेकार होगा। तो एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर का जो एलसीएम आप लेंगे दैट वुड बी एक्स पावर 4। तो ऊपर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, 18 18 ही रहेगा, प्लस एक्स पावर 4 बन गया। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 को भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4। अब आप इसको देख लें तो ये हो जाएगा 4x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। ये आपका एक डिस्गाइज क्वाड्रेटिक बना। एक्स पावर 4 को वहां ले गए, 4x पावर 4 हो गया, 18 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 बाय 1 वहां शिफ्ट किया, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18 हो गया -18। ये एक डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया।
अब डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी अगर हम सॉल्व करते हैं, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, सही है। मिडल टर्म ब्रेकिंग यहाँ पर मेरी डायरेक्टली हो रही है। तो 4 × 18 जो है दैट इज 72 एंड 72 इज 8 9 72। तो 4x⁴ माइनस 9x²। देखिए मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी बता दिया, मैंने सपोजिशन से भी बता दिया, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट में कोई मसला नहीं। तो 4x⁴ पहला टर्म एज इट इज कॉपी होता है, बीच में माइनस x² को मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी, माइनस 9x² प्लस 8x² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप जो है x² को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4x² माइनस 9। यहाँ से अगर आप जो है 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 4x² माइनस 9 इक्वल टू 0। अच्छा अब देखें, यहाँ से आप देखें, चलें एक स्टेप और कर देता हूँ। 4x² माइनस 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ x² प्लस 2 बच गया इक्वल टू 0। आपके पास दो आंसर्स आ रहे हैं, x² इक्वल्स 9/4 आ रहा है, और एक आ रहा है x² इक्वल्स टू -2। इज इन 9 8 72 दो, ये 9 8 72 ही तो है, ये तो मैंने बताया। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई किया तो -72x⁴ बन रहा था। -72x⁴ के ऐसे दो फैक्टर्स, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आए, और मल्टीप्लाई करें तो वापस यही आ जाए। तो एक फैक्टर बन गया मेरा -9x², और एक फैक्टर बन गया मेरा +8x²। देखिए -9 और +8x² विल गिव यू -x² एज वेल, मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी हो रही है। और -9x² को +8x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो विच साइन -72x⁴ भी आ रहा है। सही, 72 को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग की है और फैक्टर्स मैंने बनाए। अच्छा अब देखें, दो आंसर्स आ रहे हैं, x² इक्वल टू 9/4, x² इक्वल टू -2। अब देखें एक, तो हाउ डिड वी जस्ट ब्रिंग x² इन द न्यूमरेटर इन द फ्रैक्शन? How did we just bring x² in the numerator in the fraction? अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं x² कैसे लाया ये पूछ रही हूँ। वेट, लेट मी अलाउ। चलो मैंने माइक ऑन करने का राइट दिया, मैं तेरे को स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स वर डिफरेंस ऑफ over here it was x⁴, over here it was x², right? So we need to make the denominators common. We take LCM, right? तो x⁴ and x² का जो LCM आया that is x⁴. So because the denominator of this fraction is same as the LCM, so 18 remains 18. But over here it was x², but after LCM it has become x⁴. So x² has been multiplied by x². So whatever is done with the denominator, same needs to be done with the numerator. So 1 multiplied by x² will give me x². So because of taking LCM, we got x² over here. Then we multiplied x⁴. So it will become 4x⁴, and then it will be a single equation. We'll take x² and 18 to that side, so we'll get this equation. सही है, ओके, क्लियर हो गई बात, चलें जबरदस्त। अच्छा तो अब यहाँ जो है मैं आपको ये बता रहा था कि अब ये वो स्टेप है कि भाई स्क्वायर हटाने के लिए कोई स्क्वायर रूट अगर लेता है कि भाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेने में प्लस माइनस आ जाएगा, तो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, प्लस माइनस -2, प्लस माइनस रूट ऑफ -2 लेंगे तो मैथ एरर आ जाएगा आपका, मैथ एरर। तो यहाँ बच्चे को पता चल जाता है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, तो वो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो यहाँ रूट लेने के बाद रिजेक्ट ना करे, रिजेक्ट पहले करे। सर अगर हम स्क्वायर रूट लेने के बाद रिजेक्ट करते हैं, देखें ऊपर तो अगर कोई बच्चा स्क्वायरिंग करता है तो फिर तो रिजेक्ट कर ही नहीं पाएगा, फिर तो वो ये आंसर दे ही देगा। लेकिन यहाँ ये कि अगर कोई बंदा स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले लेता है तो उसको फॉरन रियलाइज हो जाएगा कि प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -2 इज डज नॉट एग्जिस्ट, रूट ऑफ -2 डज नॉट एग्जिस्ट, और फिर वो रिजेक्ट कर देगा। तो मार्क्स तो आपका नहीं कटेगा अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो भी, एंड में आप रिजेक्ट तो आप कर ही देंगे। लेकिन माय पॉइंट इज कि आप वहां तक पहुंचते ही क्यों हैं। तो एक रूल नंबर सेकंड यहाँ पर फॉलो करें। अगर किसी फंक्शन पे स्क्वायर लगेगा, आप सोचें कॉन्सेप्चुअली, अगर किसी फंक्शन पे स्क्वायर लगेगा तो वेरिएबल की कोई भी वैल्यू डाल दें, आंसर आपका या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। ये बात हम बचपन से पढ़ते हैं ना,
-5 का भी होल स्क्वायर करेंगे +25 आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। मतलब नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करने पे आंसर विल बी पॉजिटिव, बट इफ यू आर स्क्वायरिंग 0 द आंसर विल बी 0। तो यहाँ से एक रूल आ गया कि इफ वी आर एवर स्क्वायरिंग अ फंक्शन then the answer will never be negative. Square of a function is never negative no matter which value the variable takes. So rather than taking square root on both sides, we should reject at this point in time only. This is not possible. This is not possible. सर हम बाद में रिजेक्ट करेंगे तो क्या नुकसान होगा या मार्क्स कटेंगे? बेटा ना मार्क्स कटेंगे ना कोई नुकसान होगा, बस एक इजाफी स्टेप हो जाएगा और उसमें आपके 30-40 सेकंड एक्स्ट्रा, 20-25 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे या शायद इससे भी कम। तो इसके अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकते हो या स्क्वायर रूट लो, अगर नहीं पिक करते हो तो बाद में भी रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमेशा इस पॉइंट पे देखा जरूर करो, सोचा जरूर करो। फिर यहाँ से जो आपका फाइनल आंसर बनेगा, ये आपका जो है, जब यहाँ से आप एक्स का आंसर देने जाएंगे तो आपका एक्स का फाइनल आंसर बनेगा +-3/, स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो आपके दो आंसर आ जाएंगे, एक +3/2 आएगा और एक आपका -3/2 आ जाएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। x² is equals to 9/4 and x will be +3/2 and -3/2। एक होगा +3/2, एक -2, तो यही दो आंसर्स आपके फाइनल आंसर्स बनेंगे, दैट्स इट। सही है। हालांकि डिग्री जो है वो जो भी हो, जैसे ऊपर हम देखें, ऊपर डिग्री 4 जब थी, हालांकि इट वाज डिस्गाइज क्वाड्रेटिक, लेकिन डिग्री तो 4 ही थी ना। तो देखिए 4 आंसर्स आ रहे थे, +-√2 +-√3। बट यहाँ हालांकि डिग्री 4 है तो ये डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन डिग्री 4 होने की वजह से 4 आंसर्स आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए यहाँ से 2 आंसर्स नहीं आ पाए, यहाँ से सिर्फ 2 ही आंसर्स है। तो इसके 2 आंसर्स ये 2 रियल रूट्स इसके होंगे, बाकी रूट्स रियल नहीं होंगे, ये इमेजिनरी रूट्स कहलाएंगे। तो ये 4 डिग्री इक्वेशन तो कहलाएगा, है डिस्गाइज क्वाड्रेटिक। देखिए ये समझ लें बात को, ये चीज रह गई थी। हालांकि दिस इज अ डिस्गाइज क्वाड्रेटिक, लेकिन क्वाड्रेटिक की तरह इसके 2 आंसर्स नहीं आएंगे। इसके दो से कम भी आ सकते हैं, 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं। जैसे अब पार्ट नंबर 2 है तो डिस्गाइज क्वाड्रेटिक, लेकिन आंसर एक ही आया। तो क्वाड्रेटिक में भी ऐसा होता था कि आंसर एक ही आता था और बाज़ औक़ात एक भी नहीं आता। तो यहाँ है तो डिस्गाइज क्वाड्रेटिक, लेकिन क्योंकि पावर मैक्सिमम 4 है तो 4 डिग्री के असरात उसमें आ रहे हैं। तो 4 डिग्री के असरात में एक असरात मेन चीज ये है कि 4 आंसर्स होंगे। तो 2 आंसर्स ये और 2 आंसर्स, 4 आंसर्स हो गए ऑल टुगेदर। और यहाँ पर जो है तो 4 डिग्री, लेकिन आंसर्स 2 ही हैं, बाकी 2 आंसर्स सही नहीं है। 2 आंसर्स यहाँ से अगर कोई निकालेगा तो P3A2 के अंदर इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक है, अगर नसीब में हुआ तो आप लोगों को सिखाएंगे कि वो कैसे वहां से कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलते हैं, लेकिन इसकी अभी फिल वक्त जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको दोनों रूल्स अप्लाई किए कि स्क्वायर रूट ऑफ अ फंक्शन भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और स्क्वायर ऑफ अ फंक्शन भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसके बाद आपकी एक्सप्लेनेशन पूरी मुकम्मल हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे क्वाड्रेटिक को बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया है और हर एक एस्पेक्ट को हमने प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। इसके बाद फंक्शन की एक्सप्लेनेशन शुरू होती है, जो कि हम अभी नहीं करेंगे। मतलब सवालात करेंगे पहले आप लोग इंशाल्लाह। पास की फाइल को अपलोड करूंगा, मजीद इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे दूंगा। ऑलरेडी क्लास का टाइम ऊपर हो चुका है इंशाल्लाह, तो मैं मजीद आप लोगों को व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। अभी आपको ये करना है कि नोट्स प्रॉपर बना लें, कोई चीज़ अगर पक्की नहीं है उसको रिकॉर्डेड लेक्चर देख के पक्का कर लें, रिव्यू कर लें और एक्नॉलेजमेंट दे दें कि लास्ट एग्जाम्पल सबको क्लियर है। जल्दी से एक्नॉलेजमेंट दे दें क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट, अगली क्लास भी होती है और हम ऑलरेडी बहुत एक्सटेंड कर चुके हैं, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ एक्सटेंड करना। प्लीज़ टाइम पे आया करें। क्लास 10 मिनट लेट शुरू हुई थी, इसी हवाले से 10 मिनट ऊपर चला गया। मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ, मुझे टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, मैं इसलिए नहीं पढ़ा सकता स्लो जल्दी जल्दी, मुझे मज़ा नहीं आता। मेरा कंफर्ट लेवल जब होता है जब मैं बिल्कुल डिटेल में जाके पढ़ाऊँ, उसके लिए आई नीड टाइम। तो प्लीज़ बी पंक्चुअल। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, पक्का कर दिएगा। बाकी इंस्ट्रक्शन व्हाट्सएप पे आपको देता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।